ऑल राइट, सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया एकदम। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट वाज कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि इस टॉपिक को करने का मतलब है यहाँ से 3-4 टॉपिक्स आप लोग ऑलरेडी बहुत सिमिलर चीज़ों में ऑलरेडी आप चीज़ें पढ़ चुके होंगे, तो आपके लिए काफ़ी ईजी रहने वाला है। लास्ट क्लास में हमने प्योरली जस्ट कॉन्सेप्ट समझे थे, टर्मिनोलॉजी समझी थी, कैसे ये बिजनेस ऑपरेट होता है उसका पूरा का पूरा प्रोसेस समझा था। आज भी हम उसी को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन साथ में आपके पास किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन सब चीज़ों को अकाउंटिंग से लिंक करेंगे। लास्ट क्लास में हमने किसी भी तरीके की कोई अकाउंटिंग नहीं करी, मैंने कोई जर्नल एंट्री की बात नहीं करी, कोई लेजर अकाउंट की बात नहीं करी, और ना ही हमने कोई वर्किंग नोट यहां पर प्रिपेयर किया। वो सब चीज़ें हम कब करेंगे? आज की क्लास में करेंगे। तो मे बी आज भी हम लोग कोई प्रैक्टिकल चाहे क्वेश्चन ना कर पाए, लेकिन अकाउंटिंग नॉलेज पूरी की पूरी इन टर्म्स ऑफ कंसाइनमेंट जरूर ले लेंगे, गैदर कर लेंगे। फटाफट से लास्ट क्लास को मैं रिवाइज कराऊंगा, बिकॉज कुछ बच्चों ने लास्ट क्लास अभी नहीं ली है, या फिर आपको 2 दिन हो गए, तो आई डोंट नो आप लोग रिवाइज करके आए होंगे या नहीं आए होंगे। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि इससे पहले हम लोग कौन कौन सी अकाउंटिंग कर चुके थे बचपन में। सोल प्रोप्राइटर की अकाउंटिंग, जहां पर एक अकेला ही ओनर होता है, सारे रिस्क सारे रिवॉर्ड उसके अपने होते हैं, उसकी अकाउंटिंग वो खुद करता है, ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट बना के। देन वी हैव कन्वर्टेड अवर सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म फॉर एक्सपेंशन टू पार्टनरशिप फर्म, जहां पर 2 या 2 से ज्यादा पार्टनर्स होते हैं, कैपिटल भी मिलजुल कर लगाई जाती है, रिस्क भी शेयर किए जाते हैं और रिवॉर्ड्स भी शेयर किए जाते हैं। लेकिन इसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। अगर कुछ क्लैशेस हो जाए तो पार्टनरशिप फर्म गेट्स डिसॉल्व्ड, और आपका जो कंट्रोल है वो पूरा का पूरा अपनी फर्म में नहीं रह सकता, क्योंकि बाकी 2 पार्टनर्स की भी सुननी पड़ेगी, और अगर 2, 3, 4 पार्टनर से ज्यादा पार्टनर होंगे तो सबकी सुननी पड़ेगी। तो फिर हमने सोचा कि और क्या तरीका है जिससे कि हमारे पास कंट्रोल भी रहे और हम बिजनेस को एक्सपेंड कर सके। तो हम लोगों ने पढ़ा क्या हो सकता था, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी ओपन कर सकते थे। बट कंपनी में भी वर्चुअल ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, तो आपको शेयर होल्डर्स के हिसाब से चलना पड़ता है। अगर आपका कोई भी एक्ट शेयर होल्डर को पसंद नहीं आया, तो आपके शेयर की प्राइस मार्केट में क्या हो जाएगी? डाउन हो जाएगी। तो वहां पर भी कहीं ना कहीं हमारे पास पूरी पावर नहीं है, पूरा कंट्रोल नहीं है। और बाकी जो बिजनेस से जैसे कि एनपीओ, उसकी तो बात ही नहीं इधर कर सकते, क्योंकि एनपीओ तो एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है। वहां तो प्रॉफिट कमाने की कोई इंटेंशन ही नहीं है, वहां तो हम प्रॉफिट को प्रॉफिट बोलते ही नहीं है। वहां प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं? सरप्लस बोलते हैं, कि इस बार पैसा ज्यादा इकट्ठा हो गया आपका और उतना खर्चा भी नहीं हुआ, इसलिए वो सरप्लस है, आगे उसको खर्च करेंगे। दैट डजंट मीन कि वो एनपीओ का जो भी ट्रस्टी होगा वो उसको अपने घर लेके चला जाएगा। वो किसी एक पर्सन की इनकम नहीं है। ओके जी। और हम लोगों ने एक और बिजनेस एंटरप्राइज अभी आगे पढ़ना है, फाउंडेशन में भी आप लोगों ने पढ़ा था, बट मैं पर्सनली अगर बताऊं तो आपने फाउंडेशन में क्या पढ़ा, कितना पढ़ा, नहीं पढ़ा, चाहे आप क्वालिफाई भी करके आ चुके हों, मैं उसको बहुत ज्यादा नहीं मानता। मेरे हिसाब से अगर इंस्टीट्यूट ने वो सारे के सारे टॉपिक्स अगेन आपको इंटरमीडिएट में दिए हैं, मैंने आपको ऑलरेडी सिलेबस से पहली क्लास में रूबरू करा दिया है। हम लोगों ने पहले लेक्चर में सिर्फ सिलेबस और ब्लूप्रिंट ही पढ़ा था। तो अगर इंस्टीट्यूट ने वो सारे टॉपिक दिए हैं, मतलब मेरी भी जिम्मेदारी बनती है उसको स्क्रैच से करवाने की, और मेरा ये मानना भी है कहीं ना कहीं आपको दोबारा से करने भी चाहिए। तो बस मैं यहाँ पर नाम पढ़ रहा हूँ ज्वाइंट वेंचर का। ऑब्वियसली वो टॉपिक हम बाद में भी जरूर करेंगे, और कहीं ना कहीं कंसाइनमेंट के बाद ही करेंगे, क्योंकि इस टॉपिक की नॉलेज भी आपको ज्वाइंट वेंचर में हेल्प करेगी। ओके। ऑल्दो ज्वाइंट वेंचर में भी क्या होता है, 2 या 2 से ज्यादा लोग अलग अलग स्किल्स के, या किसी के पास कैपिटल हो सकती है, किसी के पास टेक्नोलॉजी हो सकती है, इकट्ठे आते हैं और एक प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाते हैं। जो उनको क्लाइंट किसी को प्रोजेक्ट देता है कि ये मेरी बिल्डिंग बना के दो, 10 करोड़ रुपए दूंगा, तो क्या बिल्डिंग जरूरी है कि एक ही डेवलपर बना सकता है? अगर उस डेवलपर के पास आर्किटेक्ट नहीं है, तो वो आर्किटेक्ट फर्म को साथ में लेके चलेगा। टेक्नोलॉजी में कोई कमी है तो उसको किसी पर्सन को लेके चलेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ज्वाइंट वेंचर। अब वापिस आते हैं अपने टॉपिक पे, और इस टॉपिक में हम लोग पढ़ रहे थे कि किस तरीके से कंसाइनमेंट बिजनेस आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, अगर हमको अपना बिजनेस एक्सपैंड करना है और साथ में कंट्रोल भी अपने पास रखना है, तो हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया था कि हमारा ऑलरेडी दिल्ली में इस्टेब्लिश्ड बिजनेस है, लेकिन हमको कुछ ऑर्डर्स आते हैं छुटपुट थोड़े बहुत, कहां से? जयपुर से। तो क्या वो थोड़े बहुत ऑर्डर्स के चक्कर में मैं जयपुर में एक और आउटलेट खोल लूंगा? इज इट फीजिबल? अगर मैं वो आउटलेट खोल लेता हूं तो मेरा पक्का रेंट पहले दिन से स्टार्ट हो जाएगा, फिक्स्ड रेंट। मेरे को इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, मुझे वहां पर स्टाफ रखना पड़ेगा, उसको रेगुलर सैलरी देनी पड़ेगी,
स्टाफ ऐसा तो नहीं कहेगा कि आज कस्टमर कम है तो पूरे दिन की जितनी मेरी दिहाड़ी बनती है, सैलरी बनती है, मैं वो नहीं लेता या कम लेता हूं, वो तो लेगा ही लेगा। सिमिलरली इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी पूरा आएगा। ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो आउटलेट्स होते हैं वो कस्टमर के आने पे इलेक्ट्रिसिटी ऑन नहीं करते। उनकी इलेक्ट्रिसिटी जब तक आउटलेट एक्टिव है, ऑन है, चल रहा है, ओपन है, उनकी इलेक्ट्रिसिटी कांस्टेंट चलती रहेगी। ऐसे नहीं होगा कोई कस्टमर आया तब वो अपने एसी का प्लांट ऑन करेंगे, वो तो चलती चली जाएगी। तो खर्चे तो आपके पहले दिन से पूरे पूरे शुरू हो गए, लेकिन कस्टमर अभी आपको छुटपुट मिल रहा है, तो क्या आप सरवाइव कर पाएंगे? आंसर इज नो। बल्कि क्या होगा, जो आप डेली अपने एस्टेब्लिश्ड बिजनेस से भी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे थे, ये भी प्रॉफिट कहीं ना कहीं जयपुर के लॉसेस को कवर करने में लग जाएगा। तो एक जमा जमाया बिजनेस भी खराब हुआ और दूसरा आप सेट नहीं कर पाए। तो इन सब प्रॉब्लम का हम लोगों ने पढ़ा था, क्या सोल्यूशन है, किस तरीके से बिजनेस कर सकते हैं। द सोल्यूशन इज कंसाइनमेंट बिजनेस। कंसाइनमेंट बिजनेस में हम लोग क्या करते हैं, एक पार्टी होती है जिसका नाम क्या होता है, कंसाइनर। वो किसी दूसरी सिटी में किसी पर्सन को अपॉइंट करती है जिसका नाम क्या होता है, कंसाइनी, या हम उसको प्यार से और क्या बोल सकते हैं, एजेंट बोल सकते हैं। और हम उसको बोलते हैं कि भाई मेरा ब्रांड बहुत रिप्यूटेड है और आपके पास स्पेस है, फिर चाहे वो पर्सन एक्चुअल में कुछ काम करता हो या फिर कुछ काम ना भी करता हो तो भी वो एजेंट बन सकता है। काम करने का मतलब है वो ऑलरेडी उस बिजनेस में, सिमिलर बिजनेस में है और उसने आपका भी ब्रांड रख लिया, तो उसका क्या नुकसान हुआ? क्या उसके किसी भी तरीके के कोई खर्चे बढ़े? क्या वो अपने लैंडलॉर्ड को, ओनर को ज्यादा रेंट देगा अगर वो रेंटेड पे है? नहीं जी। कम काम करो, ज्यादा काम करो, रेंट तो सेम ही रहेगा। क्या वो स्टाफ को सैलरी ज्यादा देने लग जाएगा? आंसर इज नो। क्या उसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज्यादा आने लग जाएगा? अगेन आंसर इज नो। तो खर्चे उसके सेम हैं और आपका ब्रांड रखने पे उसको कुछ ना कुछ कमीशन मिलने वाली है, तो उसके लिए तो विन विन पोजीशन है। बल्कि बढ़िया स्टाफ के पास ज्यादा काम होगा तो उल्टी चीजों में दिमाग नहीं लगाएंगे, आपस में गॉसिपिंग नहीं होगी, काम में ध्यान लगेगा। खाली दिमागी शैतान का दिमाग होता है ना, आप लोगों ने सुना होगा, तो उनको दिमाग उनका काम में लगाई रखो, तो स्टाफ भी इंडल्ज हो गया अच्छे काम में, आपको भी दो चार पैसे बचने लगे, आप उससे अपने खर्चे ही कुछ पूरे कर सकते हो। और कंसाइनर का क्या फायदा हुआ, कंसाइनर को बजाय वो सारे खर्चों के, फिक्स्ड खर्चों के करने के बजाय कोई भी खर्चा एज सच नहीं करना पड़ रहा और उसको वहां पर अपना जो ब्रांड है वो स्टैब्लिश करने का चांस मिल गया। और जब उसको दिखेगा कि वो जयपुर में जो मैंने एजेंट रखा है वही मेरी बहुत सेल लाके दे रहा है, मतलब मेरा एक अच्छा खासा नाम जयपुर में स्टैब्लिश होना शुरू हो गया है, तो उसको ज्यादा देर नहीं लगेगी जयपुर में अपनी खुद की ब्रांच ओपन करने में। और वहां से हमारा स्टार्ट हो जाता है एक और टॉपिक जो हम बाद में पढ़ेंगे, ब्रांच अकाउंटिंग का। इसलिए यह टॉपिक पढ़ना पहले बहुत 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 जरूरी है। बात समझ में आई सबको, यस और नो? तो वो क्या डॉक्यूमेंट होता है जो कंसाइनर कंसाइनी को देता है एट द टाइम ऑफ डिस्पैच ऑफ गुड्स? प्रोफॉर्मा इनवॉइस। प्रोफॉर्मा इनवॉइस वो डॉक्यूमेंट है जो कंसाइनर कंसाइनी को देगा और उसमें क्या क्या चीजें लिखेगा, कितनी क्वांटिटी गुड सेंड करी है उसके बारे में, खर्चे कितने हो गए, क्योंकि खर्चा भी तो होगा, सामान को वो किसी भी मोड से लेके जाता है तो उसकी लोडिंग कराएगा, उसकी प्रॉपर पैकेजिंग कराएगा। कभी आप लोग फ्लिपकार्ट अमेजोन से कोई प्रोडक्ट मंगाते हैं और आप उसकी ट्रैकिंग कर रहे होते हैं तो पता चलता है प्रोडक्ट आ रहा है बेंगलोर से, अभी वो कहीं और है, अब कहीं और है, और जब आपके घर पे आता है तो प्रॉपरली पैकेज्ड होता है, खोलने में आपको 5 मिनट लग जाते हैं, इतने अच्छे से पैकेजिंग की होती है। तो क्या वो पैकेजिंग फ्री में होती होगी? आंसर इज नो। उसमें भी 2 रुपए, 1 रुपए, 5 रुपए लगते होंगे। जितना बड़ा कार्टेज है उतना बड़ा आपका खर्चा आएगा, उतना ज्यादा खर्चा आएगा, तो वो भी एक्सपेंडिचर हो गया किसका? कंसाइनर का। और सेलिंग प्राइस भी वो बताएगा कि कितने पे आपको ये जो मैं गुड्स भेज रहा हूं आपको ये बेचने हैं। और ये भी आपको लास्ट क्लास में बताया था कि कंसाइनर गुड्स भेजता है और कंसाइनी गुड्स बेचता है, एंड देयर इज अ एम्पल अमाउंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन भेजना, सेंड करना एंड सेल करना, मतलब बेचना। ओके जी। तो जब कंसाइनी आपके गुड्स बेच चुका होता है तो कंसाइनी भी एक डॉक्यूमेंट डिलीवर करता है कंसाइनर को, उसका क्या नाम होता है? उसका नाम होता है अकाउंट सेल्स। और उसमें वो किन किन चीजों की डिटेल देता है, क्वांटिटी ऑफ गुड सोल्ड, कितना सामान बेच दिया, किस प्राइस पे बेच दिया, बेचने में और क्या क्या खर्चे हुए, उसकी अपनी कमीशन कितनी बनती है वो भी खुद ही बताएगा क्योंकि उसी को पता है कितनी सेल हुई है, उसने कितना एडवांस दे रखा है कंसाइनर को, और एंड में कितना स्टॉक उसका बच गया जो वो नहीं बेच पाया। ऑब्वियस सी बात है, आप 100% स्टॉक तो नहीं बेच सकते, कंसाइनर खुद भी नहीं बेच सकता, कुछ तो बचेगा ही बचेगा एट द एंड ऑफ द ईयर। और एडवांस का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था वो क्या होता है,
कभी कभी कंसाइनर अगर बहुत रिप्यूटेड होता है, उसको पता है कि भैया मेरे को एजेंटशिप देनी है कंसाइनीज को, तो मेरे को तो बस एक प्रपोजल, एक टेंडर ऑफर डालना है, इतने सारे लोगों के प्रपोजल बैक आ जाएंगे। तो मैं क्यों ना इतनी सारी चॉइस में से उसी को चुनूं जो मेरे बिजनेस के साथ लॉन्ग टर्म चल सकता है, नहीं तो मेरी रेपुटेशन खराब होगी। कस्टमर एक बार आपके आउटलेट, आपके जो कंसाइनी का आउटलेट है वहां से सामान लेके जाएगा, अगली बार विजिट करेगा वो आउटलेट ही नहीं होगा। तो क्या रेपुटेशन कंसाइनी की खराब हो रही है या मेरी कंसाइनर की खराब हो रही है? कंसाइनर की। आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था बिजनेस किसका है, रिस्क किसका है, प्रॉफिट किसका है, लॉस किसका है, खर्चे किसके होंगे, कंसाइनर के होंगे। ये बात आप सबको अच्छे से जाननी है। तो कंसाइनर क्या करेगा, कंसाइनर कुछ एडवांस मांगेगा। कंसाइनर कहेगा मुझे आपकी सिंसेरिटी देखनी है, सीरियसनेस देखनी है, बिजनेस तो हो जाएगा स्टार्ट, पहले मुझे 5 लाख रुपए दो। मेरे एजेंट बनने की शर्त ही है कि जो मुझे 5 लाख रुपए डिपॉजिट करेगा, ऑब्वियसली वो एडजस्टेबल होगा, आगे एडजस्ट करेंगे, वो मैं आपके पैसे ले नहीं रहा परमानेंट, तो वो बाद में हम एडजस्ट करेंगे। जो 5 लाख रुपए देगा उसी के साथ हम लोग ये काम करने वाले हैं। जैसे आप किसी की भी फ्रेंचाइज लेते हो तो आपको कुछ अमाउंट देना पड़ता है, क्योंकि फ्रेंचाइज के बाद आपको मेहनत नहीं करनी, उसके ब्रांड के नाम पे आपके पास कस्टमर आएंगे। ये अगर आप खुद से काम शुरू करो तो पता नहीं आपको कितने साल लग जाए। तो इट इज अगेन अ डिफरेंट टाइप ऑफ, यू कैन से, गुडविल। आप किसी की इनडायरेक्टली गुडविल ही परचेस कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए जो आपको पैसा पे करना है दैट इज एडजस्टेबल। वो पैसा आपने परमानेंटली पे नहीं कर दिया, फ्रेंचाइजी में हम पे कर देते हैं, इसलिए मैं इस बिजनेस को एग्जैक्टली फ्रेंचाइजी बिजनेस नहीं बोल सकता। उसकी अकाउंटिंग एक डिफरेंट मैनर में की जाती। बात सबको क्लियर हुई, यस और नो? तो कंसाइनर बहुत रिप्यूटेड है, और कंसाइनी तो बेचारा किसी काम की खोज में है, कोई अपॉर्चुनिटी मिले और 10, 15, 20 हजार कमाऊं और अपने घर का खर्चा चला लूं। तो मुझे बताओ, जब कंसाइनर को कंसाइनी की कोई दिक्कत नहीं है, एक जाएगा दूसरा आएगा, दूसरा जाएगा तीसरा आएगा, तो मुझे बताओ जी इस बिजनेस में किसकी चलेगी? कंसाइनर की चलेगी कि कंसाइनी की? कंसाइनर ही कंसाइनी पे भारी पड़ेगा। तो उसका जो मन करता है वो टर्म कंडीशन यहां पर प्लेस कर सकता है, रख सकता है। और वो पहली टर्म कंडीशन क्या रखेगा कि पहले तो 5 लाख रुपए एडवांस लाओ, तब आगे की बातें होंगी। तो इसलिए जो उसने एडवांस दिया होगा वो भी वो अकाउंट्सियल डॉक्यूमेंट में लिख के बताएगा कि इतना मेरे एडवांस के मैं नहीं दे रहा आपको। मान लेते हैं कंसाइनी ने 40 लाख रुपए की सेल कर दी, 40 में से 5 लाख बंदा एडवांस काट लेगा, कितना बचा? 35 लाख। फिर कहेगा 2 लाख के मेरे खर्चे भी हुए हैं, कितना बचा? 33 लाख। फिर कहेगा 3 लाख मेरी कमीशन बन गई, तो कितना रेमिट करेगा? 30 लाख रुपए रेमिट करेगा। ऐसा नहीं करेगा पहले बोले ये लो जी अपना पूरा 40 लाख पकड़ो, फिर बोले कि मेरा 5 लाख वापस दो, फिर अगले चक्कर में बोले मेरी कमीशन दो, मेरे खर्चे दो। ऐसा टाइम पास नहीं करना। अकाउंटिंग का मतलब होता है चीजों को सिंप्लीफाई करना और कॉम्प्लेक्स करना नहीं होता। इसलिए वो नेट अमाउंट जब कंफर्म कर देगा कंसाइनर, वो अमाउंट कंसाइनर को भेज देगा, रेमिट कर देगा। बात सबको क्लियर है, यस और नो? ये तो हुई सब अच्छी अच्छी बात है जिसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। दिक्कतें यहां से शुरू होती हैं। ओके जी, उन्हीं सब चीजों के बारे में हम लोगों ने लिखा था। इसके बाद हमने बात करी अगर कंसाइनी को कमीशन मिलेगी तो कमीशन कैसे मिलेगी। तो हम लोगों ने पढ़ा कमीशन 3 तरीके से मिल सकती हैं। कौन से हैं वो 3 टाइप्स? पहली ऑर्डिनरी या नॉर्मल कमीशन, सेकंड ओवरराइडिंग कमीशन, एंड थर्ड वन इज डेल क्रेडिट कमीशन। ऑर्डिनरी कमीशन एज द नेम सजेस्ट, ये किस सेल पे दी जाती है? जो नॉर्मल आप सेल्स कर रहे हैं, जो रेगुलर सेल कर रहे हैं, उस पर कमीशन तो देनी बनती है। और क्वेश्चन में अगर सिर्फ कमीशन दी जा रही है ऐसा लिखा है तो कौन सी कमीशन मानी जाएगी? ऑर्डिनरी कमीशन मानी जाएगी। जितनी सेल करवा के दे रहा है कंसाइनी, उस पे उसको कमीशन दी जाएगी। ओके जी, बट द क्वेश्चन इज कंसाइनी सेल कर रहा है ऑब्वियसली कैश पे भी और क्रेडिट पे भी, और क्रेडिट वाली सेल के तो इमीडिएटली पैसे मिलते नहीं है। तो अभी वो पैसा कंसाइनी को ही नहीं मिला तो कंसाइनी कंसाइनर को नहीं देगा। तो जब कंसाइनर को एक पर्टिकुलर सेल का पैसा ही नहीं मिला, क्या कंसाइनर उस सेल पर भी नॉर्मल कमीशन कंसाइनी को दे देगा, या वो सिर्फ कैश सेल पे कमीशन देगा? कैश पे देगा कि टोटल पे देगा? टोटल सेल पर देगा। सेल तो क्रेडिट की भी होती है। अगर आप क्रेडिट की सेल को नहीं मानते तो बचपन से सारी अकाउंटिंग आप गलत कर रहे हो। आपने बचपन में एक एंट्री पढ़ी, गुड सोल्ड टू मोहन ऑन क्रेडिट, क्या इग्नोर कर देते थे कि सर ये तो क्रेडिट पे सामान बेचा है, जब पैसा आएगा तभी जर्नल करेंगे, या तभी भी एंट्री करते थे मोहन टू सेल्स।
करते थे तभी भी। तो चाहे सेल कैश में हो या क्रेडिट में हो, उसकी तो कमीशन तभी बुक हो गई। हमारी अकाउंटिंग एक्रूवल बेसिस पे होती है, कैश बेसिस पे नहीं होती कि जब पैसा आएगा तब खर्चा मानेंगे या इनकम मानेंगे। नो, आपकी वो ट्रांजैक्शन अकर हो गई, आपकी कमीशन वहीं पर बुक हो गई। ओके जी। साथ में इसके बाद हम लोगों ने पढ़ी नेक्स्ट कमीशन, जिसका नाम क्या था? ओवर राइडिंग कमीशन। कौन बताएगा इस कमीशन का क्या मतलब होता है? एक्स्ट्रा क्या? एक्स्ट्रा पे सेल करना, एक्स्ट्रा अमाउंट या एक्स्ट्रा प्राइस पे सेल करना। मान लेते हैं कंसाइनर ने बोला भैया ये सामान है 100 रुपए का, मैं दिल्ली में बेचता हूं, 5 रुपए का खर्चा और आ गया क्योंकि आप जयपुर में बैठे हैं सामान वामान लेके जाने का, आप 105 का बेच देना, इसमें भी मैं 10 रुपए कमा लूंगा। लेकिन कंसाइनी ने क्या बोला कि हमारी मार्केट तो बहुत अच्छी है, आप 105 तो छोड़ो, मैं 125 का बिकवा दूंगा। तो उसने कहीं ना कहीं 20 रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट कंसाइनर को करवा के दिया कि नहीं दिया? तो जब कंसाइनर का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है तो कंसाइनर की भी जिम्मेदारी बनती है कि इसका मैं कुछ पार्ट कंसाइनी को भी ट्रांसफर करूं। तो वो एक्स्ट्रा वाला पार्ट है, मतलब 20 रुपए, उसका 25%, 30%, 40%, 50% जो भी उनका म्यूचुअल एग्रीमेंट है वो ट्रांसफर कर सकता है किसको? कंसाइनी को। तो उस हम लोग कमीशन को क्या बोलते हैं? ओवर राइडिंग कमीशन। और एक और एक्ट की वजह से भी ये कमीशन मिल सकती है। वो कौन सा एक्ट था? अगर वो एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहा है इन इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट। इस बार कंसाइनर ने कोई न्यू ही प्रोडक्ट दे दिया जो आज तक कभी सेल नहीं हुआ, नया नया बनाया। तो नई नई चीज को मार्केट को एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, धीरे धीरे पॉपुलर होती है। और एक जो ब्रांडेड चीज है और उस ब्रांड में वो पर्टिकुलर आइटम इतनी पॉपुलर है कि सालों से बिक रही है, उस पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं करता। ओके, आप सब लोगों ने देखा कोई भी ब्रांड आता है पहले एक दो प्रोडक्ट लेके आता है, फिर एक दो साल बाद उसके सारे ही प्रोडक्ट आ रहे होते हैं। मान लेते हैं उसने टेलीविजन से स्टार्ट किया था बिजनेस, आज वो वॉशिंग मशीन भी बना रहा है, रेफ्रिजरेटर भी बना रहा है, माइक्रोवेव ओवन भी बना रहा है, उसके सेलफोन्स भी आते हैं। लेकिन पहले उसका सेलफोन्स में नाम नहीं था, तो धीरे धीरे उसका नाम वहां पर बनना शुरू होगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो उसके लिए आपको एडिशनल एफर्ट करने पड़ेंगे एज अ कंसाइनी, तो उसके लिए भी आपको कमीशन मिलेगी कि आप हमारे नए प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने में हमारी हेल्प कर रहे हैं। कोई भी प्रोजेक्ट सक्सेसफुल सिर्फ कंपनी कभी भी नहीं कर सकती, उसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स की आपको हेल्प चाहिए, चाहे वो एजेंट हो, चाहे वो कस्टमर्स हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, एंड बहुत सारे और भी स्टेक होल्डर, चाहे वो आपके प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस हो। आपको लोन ही नहीं मिलेगा टाइमली, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, कैसे कर लोगे बिजनेस? नहीं कर सकते। कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट को एक बार देखेंगे नहीं और आगे आपका नेम जो है वो आगे नहीं स्प्रेड करेंगे तो भी नहीं चल सकता। तो एवरी पर्सन, एवरी स्टेक होल्डर इज अ पार्ट ऑफ योर सक्सेसफुल बिजनेस। डन। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि ये सब अच्छा चल रहा था, लेकिन तभी भी कुछ दिक्कत आनी शुरू हो गई। क्या दिक्कत आनी शुरू हो गई? लोग सामान लेकर पैसे ना देने वाली प्रक्रिया पर उतरने लग गए। आजकल आप देखते हैं बहुत कॉमन है, पैसे किसी के देने होते हैं, लोग नहीं देते, मुकर जाते हैं, भूल जाते हैं। और एक क्रेडिट सेल में बहुत इजीली पॉसिबल है, कैश सेल में तो आप पहले दिन ही पैसे दे सकते हैं। तो कंसाइनी ने सेल तो अच्छी खासी करी, और जब कंसाइनर ने बोला जब आपकी सेल इतनी हो ही गई है तो जरा पैसे भी भिजवा दो, तो कंसाइनी ने बोला जो कैश सेल है वो तो मैं भिजवा रहा हूं, लेकिन जो क्रेडिट सेल है वहां से मुझे पैसे ही नहीं मिल रहे। मैं कस्टमर को बोलता हूं पैसे दें, वो फोन नहीं उठाता या वो मिलता ही नहीं है, और कहीं ना कहीं वो क्रेडिट सेल बैड डेट में कन्वर्ट होने लग गई। वो पैसे मिलने की उम्मीद ही खत्म हो गई। किसी से 200 रुपए लेने हैं, 500 रुपए लेने हैं, नहीं देता, कितने चक्कर मारोगे? क्या अपना काम धंधा छोड़ के उन्हीं के घर पे बैठे रहोगे? नॉट पॉसिबल। तो जब ये बात कंसाइनी को पता चली तो कंसाइनी ने सोचा मैंने खाम कहीं कंसाइनमेंट बिजनेस में दिमाग लगाया, इससे बेटर तो मैं दिल्ली में ही बिजनेस थोड़ा सा और चला लेता। ये तो प्रॉफिट देने के बजाय मुझे लॉस होने लग गया, क्योंकि कंसाइनी तो सीधा सीधा अपने हाथ खड़े कर देगा कि मेरा नहीं है बिजनेस तो मेरा नहीं है रिस्क, तो मेरा नहीं है प्रॉफिट तो मेरा नहीं है लॉस। सब कुछ आपका है तो लॉस भी आप ही का है। बिजनेस की डेफिनेशन में ये लिखा होता है। तो ये जो बैड डेट हुए हैं ये मेरे बिजनेस के नहीं है, आपके हैं। जो पैसा मिल रहा है मैं आपको दे देता हूं, जो नहीं मिलेगा मैं नहीं दे सकता। तो इस पे कुछ क्लैरिटी आनी पॉसिबल नहीं थी कि वो एक्चुअल में बैड डेट हो रहा है या कहीं ना कहीं शायद कंसाइनी उसको बैड डेट में कन्वर्ट कर रहा है। कंसाइनी भी तो कर सकता है कि नहीं कर सकता? कंसाइनी ने अपने दोस्तों को बुला के सामान उठवा दिया और बोला मत देना पैसे, कौन सा मेरा है, मैं बोल दूंगा कंसाइनर को कि बैड डेट हो गया, पैसे वैसे नहीं मिलते। ओके जी, तो इन सब चीजों का सॉल्यूशन क्या निकला था? इन सब चीजों का सॉल्यूशन था एक कमीशन कंसाइनी को और दे देना
और उसको बोलना भैया ये कमीशन इसीलिए दी जा रही है कि अब जो बैड डेट का लॉस है वो आप ही बियर करोगे। और उस कमीशन का क्या नाम था? डेल क्रेडियर कमीशन। बैड डेट लॉस को कवर करने के लिए ये कमीशन दी जाती है। क्या किसी कंसाइनी को तीनों कमीशन भी मिल सकती हैं? ऑर्डिनरी भी लेगा, ओवरराइडिंग भी और डेल क्रेडियर भी? आंसर इज यस, तीनों कमीशन भी उसको बिल्कुल बिल्कुल मिल सकती हैं। ओके जी, और इन्हीं सब चीजों को हम लोगों ने यहां पर लिखा था, जो हमने आज अराउंड 15 मिनट्स में सारा का सारा कर लिया है रिवाइज। डन। अब चलते हैं यहां से आगे की कहानी पे, और सबसे पहले हम लोग देखते हैं आपको अल्टीमेटली क्या सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर वर्किंग नोट्स बनाने होंगे। तो लिखो यहां पर, और उन्हीं को हम आज हम समझेंगे। इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट्स टू बी मेड। कभी कभी हो सकता है वो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ही हो जाए, अदरवाइज मैक्सिमम केसेस में वो आपके वर्किंग नोट का काम करेगी। पहला जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कंसाइनीज कमीशन। कंसाइनी को कितनी कमीशन मिलेगी, इसके ऊपर क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत डिफर कर सकती है, और जैसे मैंने आपको अभी बताया, हो सकता है कंसाइनी को तीनों कमीशन मिले, तो आपको अच्छा खासा एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। सेकंड इज कंसाइनमेंट स्टॉक। ये कौन सा स्टॉक है? ये वो स्टॉक है जो कंसाइनी के पास पड़ा रह गया लेकिन वो बेच नहीं पाया, मतलब एक तरीके से दिस इज अ क्लोजिंग स्टॉक। इसको बोलते क्या हम लोग? कंसाइनमेंट स्टॉक। पर ये है क्या? क्लोजिंग स्टॉक, जो कंसाइनी के पास, कंसाइनी के गोडाउन में पड़ा हुआ है। ऑल राइट। और तीसरा, जिसके बारे में भी ज्यादा चर्चा नहीं हुई, आज जरूर होगी, थर्ड वन इज एबनॉर्मल लॉसेस। लॉसेस इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि एबनॉर्मल लॉसेस एक से ज्यादा जगह पर भी हो सकते हैं। आज हमको मोरलेस इन्हीं सब चीजों पर डिस्कशन करना है। गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? ओके जी। और आपको बताया था कि जहां पर हम चार्ट बना रहे हैं वहां पर आपको थोड़ी सी जगह और छोड़नी है। आई होप आपने छोड़ी होगी, वहां पर आ जाओ वापस। मैं भी देखो वहीं पर आ रहा हूं। यह था अभी तक हम लोगों का बिजनेस। ओके जी। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। मैंने आपको बताया था कंसाइनी को किस किस मोड से, किस किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से सामान भेज सकता है। या तो रोड ट्रांसपोर्ट से भेजेगा, ट्रक से जाएगा, टेम्पो से जाएगा, या फिर कैसे रेलवे से जाएगा, मालगाड़ी से सामान होता हुआ जाएगा, या फिर एयरवेज से जाएगा, फ्लाइट से जाएगा, या फिर कैसे जाएगा, सी रूट से जाएगा, शिप वगैरह से जाएगा। और हर एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में रिस्क इन्वॉल्व है। रोड पे भी एक्सीडेंट होते हैं, पानी में भी शिप डूबता है, फ्लाइट भी क्रैश होती हैं, और रेलवे का तो मैं कम ही बोलूं उतना ही बढ़िया। रेलवे तो आपके घर तक भी आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। ओके जी। तो सब में रिस्क इन्वॉल्व है, और यहां पर रिस्क किस चीज का है? ह्यूमन रिस्क नहीं है, गुड्स का रिस्क है। अभी हमारे कुछ टॉपिक ऐसे भी आएंगे जहां पर ह्यूमन रिस्क भी होगा, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे। तो ये तो हो गया रास्ते वाला रिस्क। रास्ते वाला रिस्क तो आओ जी पहले देखते हैं यहां पर सामान कैसे जा रहा है। अगेन दिस इज कंसाइनर्स पोजीशन, दिस इज कंसाइनीज शॉप और गोडाउन, आप कुछ भी कह सकते हैं। यहां से सामान को यहां जाना। मान लेते हैं इनके बीच का जो रास्ता है वो कौन सा रूट बनता है? चलो मान लेते हैं हम कि वो है सी रूट। तो सी रूट से सामान कंसाइनर के पास से होता हुआ किसके पास जाएगा? कंसाइनी के पास। तो कैसे जाएगा? शिप से जाएगा। ओके जी। अब यहां पर हाई टाइड्स अगर चलेंगी तो क्या हो सकता है? शिप का भी बैलेंस बिगड़ सकता है। और शिप पे आपने क्या रखवाया हुआ है? शिप पे कंटेनर्स हैं, सामान है। ओके जी, ये सारे कंटेनर हैं। तो कुछ कंटेनर क्या हो सकते हैं? अगर शिप हिलेगा डुलेगा तो कुछ कंटेनर भी पानी में डूब सकते हैं, या समुंदर में, या जहां से भी जा रहा है वहां पर डूब सकते हैं, और अल्टीमेटली आपका क्या होने वाला है? नुकसान होने वाला है। तो इस नुकसान को हम लोग क्या बोलते हैं? इस नुकसान को हम लोग बोलते हैं लॉस। और कहां पर हुआ लॉस? रास्ते में
तो नाम क्या हो जाएगा, लॉस इन ट्रांजिट। दिस इज लॉस इन ट्रांजिट। फिर चाहे वो ट्रेन से जाए और कुछ इशू हो जाए, बाय रोड जाए एक्सीडेंट हो जाए, और ये हमने कवर कर ही लिया, या फ्लाइट से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो मुझे बताओ, लेट सपोज कंसाइनर ने भिजवाई थी 1000 यूनिट्स, तो क्या यहां पर कंसाइनी को 1000 यूनिट्स मिल जाएंगी? यहां पर हो गई शिप आपकी, सॉरी आपकी जो रिवर है वो कंप्लीट हो गई, क्या मिल जाएंगी 1000 यूनिट? अच्छा, उससे ज्यादा मिलेंगी कि कम मिलेंगी? कम मिलेंगी। ज्यादा कैसे मिल जाएंगी, बढ़ थोड़ी रही हैं, कम ही हो रही हैं, गिर रही हैं यूनिट्स, कंटेनर गिर रहे हैं। ओके जी। तो अब जो कंसाइनर का काम है वो पोर्ट पर पहुंचेगा, मतलब जिसको भी भिजवाएगा, खुद तो नहीं जाएगा, वो बंदा पोर्ट पे जो भी शिप चला रहा होगा पहुंचेगा, और जितना भी सामान होगा वो वहां पर अनलोड करवा देगा। ओके जी। क्या उसकी ड्यूटी है कि वो कंसाइनी के गोडाउन तक जाए और सामान दे के आए? ऐसा तो नहीं है। क्या पता उसके 50 एजेंट हैं, अभी यहां तक इस एजेंट को दे रहा है, फिर किसी और के लिए कहीं और शिप लेके जानी है, फिर कहीं और लेके जानी है, घर तक थोड़ी जाएगा होम डिलीवरी करने। तो यहां पर कौन आएगा? क्या कंसाइनी अपना काम धंधा छोड़ के आ जाएगा? कंसाइनी एक पर्सन को भेजेगा, जो हमारी इस मूवी में जिसका नाम क्या है, छोटू, जो इसने एक छोटा सा लड़का रखा हुआ है। चिंता मत करो, आज सबसे आपकी जान पहचान कराऊंगा, सारे आपको यहीं स्क्रीन पे दिखेंगे, कौन है कंसाइनर, कौन है कंसाइनी, कौन है छोटू। और वो छोटू को भेजेगा, जा भाई जा, उनके कंटेनर आते ही होंगे, पोर्ट पर पहुंच जा और सामान गोडाउन में लेकर आ। और यहां पर वो छोटू पहुंच गया, हां जी, यहां पर वो छोटू पहुंच गया, और अब वो अपने सामान को देख रहा है और साथ में सामान की डिलीवरी करवा रहा है। ओके। अब छोटू जब ये सामान लेगा, तो इसके बाद इसको कंसाइनी के गोडाउन तक जाने के लिए भी अगेन कुछ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चाहिए। अब वहां पर उनके लोकल एरिया में क्या चलता है वो उन्हीं को पता है, एंड अकॉर्डिंगली वो मैनेज कर लेगा। पोर्ट पे भी हो सकता है उसको कुछ खर्चा देना पड़े, क्योंकि वहां कस्टम अथॉरिटीज के लोग बैठे हुए हैं, तो वो यूनिट्स के हिसाब से कस्टम ड्यूटी ले सकते हैं। हर यूनिट पे 1 रुपया, आधा रुपया, जो भी उनका रेट रहता है वेट के हिसाब से, वो भी छोटू को देना पड़ेगा। फिर छोटू रिक्शा पे और भी किसी और मोड पे सामान लेकर आता है, किसी, वो आजकल वो भी चलती है ना रैपिडो वगैरह, उस पे बैठ के, जो रेंटा बाइक वगैरह होती है उस पे, या कैसे भी वो कंटेनर लेकर आएगा और कंसाइनी के गोडाउन में उसको सामान रख देगा। ओके। क्या अब सामान बिल्कुल सेफ है, या अभी भी कुछ दिक्कत आ सकती है? तो ये क्या है, ये है कंसाइनी का गोडाउन। ये क्या है, कंसाइनी का गोडाउन। इसमें क्या दिक्कत हो सकती है? इसमें फायर लग सकती है, गोडाउन कीपर ही चोरी कर सकता है, शाम को अकेला वही रहता है, सब चले जा चुके होते हैं, तो चोरी भी हो सकती है, तो यहां पर भी डर है। तो ये तो हो गया लॉस इन ट्रांजिट। तो ये कौन सा लॉस हो गया? लॉस इन, लिखोगे सब लोग, कंसाइनीज गोडाउन। तो 2 तरीके के लॉस हैं जो एग्जिस्ट कर सकते हैं कंसाइनमेंट बिजनेस में। ऑल राइट, समझ में आया सब लोगों को, यस और नो? तो जितना ज्यादा आप पिक्चराइजेशन करेंगे कॉन्सेप्ट को, प्रोसेस को, बिजनेस को, उतना ज्यादा आपका इंटरेस्ट भी डेवलप होगा, और अकाउंटिंग भी प्रैक्टिकली आप तभी सोच के लॉजिकल अप्रोच ले सकते हैं। कैलकुलेशन, वर्किंग नोट एंड अकाउंट मेकिंग तो बहुत बाद में आती है, पहले तो बिजनेस को रीड करना पड़ता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो? अब आप चाहते हैं इन सब लोगों से मिलना, कंसाइनर से, कंसाइनी से और छोटू से, यस और नो? हाँ जी, मिलना चाहते हैं सब लोग? आओ जी फटाफट से मिलते हैं इन सब लोगों से, कि कैसे ये दिखते हैं, क्या ये काम करते हैं, कैसा इनका पहनावा है। ये देखो जी, ये रहे आपके सामने सारे लोग जिनके ऊपर हम ये मेहनत कर रहे हैं, टॉपिक पढ़ रहे हैं, और इन्हीं की इमेज लेके आपको पूरा टॉपिक यहां पर पढ़ना है। सबसे पहले आपको दिख रहा है ये कंसाइनर अच्छा खासा पैसे वाला आदमी लग रहा है, लग रहा है कि नहीं लग रहा? जो दिल्ली में एस्टेब्लिश्ड बिजनेस करके अच्छे पैसे छाप रहा है, और अब और एक्सपेंशन की तरफ देख रहा है कि और बढ़िया मोटा पैसा कमाऊं, 10-12 जगह मेरे और भी बिजनेस चलें, और मैं अपना ब्रांड को इंडिया में पूरा अच्छे से एस्टेब्लिश कर दूं। तो ये हैं वो मिस्टर कंसाइनर। और ये कैसे सामान भेजते हैं, ये देखो जी, हवाई यात्रा से भेज सकते हैं, ये इनके जिसपे कार्गो कार्टेज जाते हैं, ट्रक वगैरह से भेज सकते हैं,
रेलवे से भेज सकते हैं, और ये इनका शिप भी जा रहा है, इसमें भी सामान जा सकता है। दीज आर देयर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। और ये हैं हमारे कंजाइनी भैया, जो पहले शायद खुद काम करते थे, थोड़ा बहुत चलता था, नहीं चलता था, इन्होंने देखा ये अच्छा कंजाइनर है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, देखो इन्होंने उनका सामान अपनी दुकान में भर लिया। दिख रहा है आपको स्टॉक? हाँ जी, ये देखो जी, इनका इन्होंने स्टॉक अपनी दुकान में भर लिया। कितना सारा स्टॉक है इनके पास, कपड़े का सामान इनके पास पड़ा हुआ है। तो जो भी सामान यहां पर आता है वो कौन लेके आता है? ये छोटू लेके आता है। ये देखो जी, छोटू बेचारा जहां जगह मिलती है वहां बैठ जाता है। उसको पता था अगर वो सीधा बैठेगा तो सामान नहीं आ पाएगा, तो वो उल्टा बैठ गया और सामान उसने हवा में रख लिया, और उसको इसके कितने रुपए देने हैं? 100 रुपए देने हैं। वहां पर ऐसी छोटी छोटी बाइक्स चलती हैं जिसमें छोटू बैठ के किसी भी तरीके से मैनेज कर लेता है। बहुत ही फ्लेक्सिबल, बहुत ही एडजस्टेबल है हमारा छोटू। ओके जी, तो इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, एक्चुअल मूवी का हीरो यही बनेगा। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है हमारे कंसाइनमेंट बिजनेस का। समझ में आया सबको? यस और नो? तो ये आपके माइंड में इमेजिनेशन होनी चाहिए, जिसके बाद हम कंसाइनमेंट की अकाउंटिंग भी अच्छे से करेंगे, और आगे भी बहुत सारे टॉपिक्स हम लोग इस बेसिस पे करेंगे। हालांकि उसके लिए आपकी और इमेजिनेशन जनरेट की जाएगी। डन। जब कोर्स बहुत ज्यादा होता है, हम लोग उसको रोट लर्निंग पे नहीं जा सकते कि सब कुछ पेपर से पहले पढ़ के ही जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता, इतना टाइम नहीं होता। तो कुछ टॉपिक तो ऐसे होने चाहिए कि सर कभी भी हमसे बिना पढ़े भी उसका क्वेश्चन आ जाए तो भी सही सॉल्व करेंगे, जिससे अल्टीमेटली एग्जाम से पहले 35-40% ही सिलेबस पढ़ना होगा तो भी हमारा काम चल जाएगा। ओके जी, तो आओ जी वापस चलते हैं। हम लोगों ने बात करी थी कितने वर्किंग नोट की? पहले कंजाइनी कमीशन की, जिसके बारे में हमें पता है कमीशन कितने तरह की होती है। दूसरा कंसाइनमेंट स्टॉक की, जिसके बारे में भी हमें पता है कि कंसाइनमेंट स्टॉक का मतलब क्या होता है। और तीसरा एबनॉर्मल लॉसेस, जिसके बारे में हमें आज पता चल गया कि एबनॉर्मल लॉसेस क्या होते हैं। और इनको एबनॉर्मल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये लॉस सब लोग नहीं झेल रहे। जो लॉस आपकी इंडस्ट्री में सब लोग ही झेल रहे हैं, रोजमर्रा का सबका ही ये प्रॉब्लम है, उसको बोलते हैं कौन सा लॉस? नॉर्मल लॉस। ये तो नॉर्मल है, ये तो जिंदगी की सच्चाई है, सबको ही यहां से होकर जाना है अगर ये वाला काम करते हो तो। एबनॉर्मल लॉस क्या होता है? ये सिर्फ आपके साथ या कुछ चुनिंदा बिजनेसमैन के साथ उस इंडस्ट्री में हुआ। अगर फ्लड आएगा, अर्थक्वेक आएगा, तो क्या मान लेते हैं आया, तो क्या इंडिया के जितने भी ज्वेलर हैं सबकी दुकानें खत्म हो जाएंगी? या जिस एरिया में आया वहीं पर नुकसान होगा, वहीं पर होगा। तो दैट इज एबनॉर्मल लॉस। फ्लड आ गया, मुंबई थोड़ा सा ऐसा एरिया रहता है, वहां इजीली फ्लड आ जाते हैं, तो वहां के एरिया डिस्टर्ब होंगे, हर जगह थोड़ी हो जाएगा। तो अगेन दैट इज एन एबनॉर्मल लॉस। शिप डूब गया, आप ही का डूबा, सबका थोड़ी डूबा। आप ही के गोडाउन में फायर लगी, सबकी नहीं लगी, अगेन एबनॉर्मल लॉस। और नॉर्मल लॉस क्या होते हैं? जो सबके साथ ही प्रॉब्लम रेज हुई, कोई गवर्नमेंट ने लॉ ही चेंज कर दिया, इस आइटम को हैजार्डस डिक्लेयर कर दिया, या बोल दिया अब ये चीज को आप बेचेंगे तो 18 साल से ज्यादा वाले को बेचेंगे, पहले तो किसी को भी बेच रहे थे, तो आपकी सेल कम हो गई ना। क्या सिर्फ आप ही की हुई है? सबके लिए लॉ लेके आया गया, तो वो क्या हो गया? आपके लिए नॉर्मल लॉस हो गया। इसको भी हम पढ़ेंगे और आगे इसको लिखेंगे भी। ठीक है जी, तो अब हम लोग इन सब वर्किंग नोट्स की बातें करते हैं। सबसे पहले आप लोग लिखेंगे हाउ टू वैल्यू अनसोल्ड स्टॉक और कंसाइनमेंट स्टॉक। ये जो हम कंसाइनमेंट स्टॉक कर रहे हैं भैया, ये तो पता चले इसका वैल्यूएशन कैसे होगा। हाउ टू वैल्यू दिस अनसोल्ड या कंसाइनमेंट स्टॉक। तो अगर हम लोग स्टॉक की बात करें या फिर इन्वेंट्री की बात करें, तो इसके ऊपर हमारा एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक्टिवेट हो जाता है, जिसका नंबर है AS2, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, विच टॉक्स अबाउट वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। शायद आपने थोड़ा इधर उधर घूमते फिरते नाम सुना हो, नहीं भी सुना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपके इंटरमीडिएट सिलेबस में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी है, वो भी हम पढ़ लेंगे, और AS2 भी आपको पढ़ना है। तो यहां की लिंकिंग देखो वहां तक भी जा रही है। और AS2 प्राइमा फेसी क्या बोलता है? वो ये बोलता है क्लोजिंग स्टॉक मस्ट बी वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस या नेट रियलाइजेबल वैल्यू, विच एवर इज लोअर। दोनों में से जो कम है उस पे ले लो। तो ये बात तो सर हमें पहले भी पता थी, लेकिन हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं पढ़ा था। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर जस्ट लाइक भगवत गीता, या जो भी आप लोग होली बुक फॉलो करते हैं, बाइबल, कुरान या जो भी है गुरबानी,
उसकी तरह है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बिल्कुल सच बोल रहा हूं। मतलब वो किताबें आपको बताती हैं कि जिंदगी कैसे जीनी है, ये बताती है ना, आपको कैसे जिंदगी जीनी चाहिए, क्या आपको अच्छे कर्म करने चाहिए जिससे आपको मोक्ष मिलेगा या आप स्वर्ग में जाएंगे, ऐसी सब चीजें उसमें लिखी हुई हैं। ओके, पर आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने वो होली बुक अपने अपने रिलीजन के हिसाब से नहीं पढ़ी? रेज योर हैंड। नहीं पढ़ी। पढ़ने वालों की बात नहीं कर रहा, नहीं पढ़ी, मैक्सिमम लोगों ने नहीं पढ़ी। तो क्या हम लोग ये मान लें कि ये सब बच्चे सारा काम गलत ही करते होंगे, सुबह से रात सारे उल्टे काम में ही ये इन्वॉल्व होंगे, ऐसा मान लें? कोई किडनैपिंग का काम करता होगा, कोई और उल्टे काम करता होगा, या ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, काम तो सभी अच्छे करते हैं, लेकिन वो बुक के बिना पढ़े ही हम कर रहे हैं। सिमिलरली जो आज तक हम बचपन से अकाउंटिंग करते आए थे वो बिल्कुल ठीक कर रहे थे, लेकिन उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बुक पढ़े बिना। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपने कर तो ली हैं, लेकिन आपको यह नहीं पता कि उसके बारे में लिखा कहां था जो आप ये चीज कर रहे थे। गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? जैसे मैंने आपके सामने बोला, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस और एनआरवी विच एवर इज लोअर, ये कहां लिखा है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज में लिखा है, लेकिन ये तो आप वैसे ही पढ़ चुके हैं। तब आपको किसी ने ऐसा ये नहीं बताया होगा कि AS2 के इस पार्ट में था, या ऐसा था, या उसकी डिटेलिंग वहां पर होगी, वो आपको नहीं पता अभी। ओके जी, तो इसको लिखते हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें यहां पर हमें सोचनी पड़ेंगी। तो लिखो जी सब लोग फटाफट से, एज पर AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज closing stock must be valued at cost or market price या फिर net realizable value, प्यार से इसको बोलते हैं NRV, whichever is what? Whichever is lower. All right. हाँ जी, डन एवरीवन। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है अभी अपने क्लोजिंग स्टॉक को पहचानना। यह तो पता चले कि कंजाइनी के पास स्टॉक बचा कितना है। 1000 यूनिट कंजाइनर ने भेजी थी, मुझे बताओ कंजाइनमेंट स्टॉक 1000 यूनिट से कम होगा या ज्यादा होगा? सर कम ही होगा, क्योंकि उसमें से कुछ सामान तो लॉस्ट भी हो सकता है, फिर कुछ बचेगा जो छोटू लेकर जाएगा गोडाउन पे, फिर उसमें से बिकेगा भी कुछ कुछ, और हो सकता है गोडाउन में भी फिर फायर लग जाए, और उसके बाद जो अल्टीमेटली बचेगा वही तो होगा कंसाइनमेंट स्टॉक। उसी का हमको यहां पर क्या करना है? वैल्यूएशन करना है। तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप अप्रोच लेके चलेंगे कि सामान कहां से चला, कंसाइनर के घर से, और कैसे कैसे उसकी प्राइसिंग भी चेंज हो रही है, और कैसे कैसे जब क्लोजिंग स्टॉक का टाइम आया तो उसका एक्चुअल प्राइस क्या है। स्टॉक की प्राइस टाइम के साथ चेंज होती चली जाती है, कैसे चेंज होती है उसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। अच्छा, उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आंसर अच्छा दोगे तो भी ठीक है, नहीं दोगे सही तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन मेरा यह है, आप सबको पता है कि लॉस तो यहां पर भी हो रहा है, फर्स्ट पोजीशन है जहां लॉस हो रहा है, बोलो हाँ, और लॉस यहां पर भी हो रहा है जो सेकंड पोजीशन है। ओके, मान लेते हैं यहां पर भी 5 यूनिट ही लॉस्ट हुई। लेट्स टेक एन एग्जांपल, ओनली 5 यूनिट्स यहां पर खराब हुई, और यहां पर भी कितनी लॉस्ट हुई? 5 यूनिट्स। क्या इन दोनों 5 यूनिट्स का अकेला अकेला जो लॉस है वो इक्वल अमाउंट होगा? नहीं होगा। कौन सा वाला लॉस आपको ज्यादा चुभेगा, गोडाउन वाला या रास्ते वाला? गोडाउन वाला। क्यों? हाँ जी, ट्रांजिट का कॉस्ट जुड़ गया, और कुछ जी? गोडाउन का भी कुछ खर्चा जुड़ गया, गोडाउन का रेंट जुड़ गया। क्या गोडाउन के लैंडलॉर्ड ने रेंट बढ़ा दिया होगा कि ये 5 यूनिट और आई? हाँ जी, इंफ्रास्ट्रक्चर 5 यूनिट और आ रही है तो और अच्छे से बनाना शुरू कर दोगे। यहां पर 2 बच्चे और आएंगे, मैं क्या यहां पर झूमर लगा दूंगा, आओ जी भैया 2 बच्चे आए हैं और हम इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया बनाएं।
शिप से गोडाउन तक लाने का चार्ज। अब देखो जी, शिप पे तो जैसे ही वो 5 यूनिट चढ़ी तो चार्ज तो उसका तभी लग गया। शिप पे तो जब 5 यूनिट चढ़ी तो कंजाइनर से शिप पे चढ़ने का चार्ज मतलब लोडिंग का चार्ज वो तो हो ही चुका था, इन भी 5 पे और उन भी 5 पे। जो शिप से उतरकर, पोर्ट से उतरकर जो छोटू खर्चा कर रहा है, मैंने आपको बोला छोटू खुद थोड़ी उठा के ला रहा है। अभी आपने फोटो देखी थी, कैसे भूल गए आप? ये देखो जी कैसे आ रहा था छोटू, ये देखो कैसे आ रहा है, बाइक पे पीछे सामान उठा के ला रहा है। तो अगर इसने 100 रुपए दिए और मान लेते हैं 100 यूनिट्स लेके आ रहा है, तो इसमें भी तो हर यूनिट का 1 रुपए इनडायरेक्टली छोटू ने दिया, और 5 यूनिट गोडाउन में खराब हो गई तो 5 रुपए का नुकसान हुआ किराए का कि नहीं हुआ? तो ये 5 रुपए का नुकसान उस जो पानी में डूब गया यूनिट उस पे नहीं था, तो कौन सा वाला नुकसान ज्यादा चुभेगा? जो गोडाउन में हुआ। ये इसके पीछे रीजन है, हमको प्रॉपर रीजनिंग पे जाना है। एक भी छोटी सी मिस्टेक या एरर हमारे पूरे सॉल्यूशन को गलत कर सकती है, ध्यान रखना। इसलिए बिल्कुल आपके क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट होने चाहिए विद लॉजिक, रटना नहीं है। सर हमने तो रट लिया, 1 नंबर कम होता है इसलिए लॉस कम, 2 नंबर ज्यादा है इसलिए लॉस ज्यादा, कहानी खत्म। ऐसे इधर उधर के लॉजिक आपको नहीं लेके चलने, आपको एक प्रॉपर अप्रोच लेके चलनी है। और भी ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। चलो जी, हम बात कर रहे थे वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक की। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर एक शीट बनाएंगे, लिखो कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट बाय कंसाइनर। पहले तो सामान वहीं से चलेगा, जितने का सामान भेजा है कंसाइनर ने उसकी कॉस्ट हम लोग ले लेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट बाय कंसाइनर। फिर क्या कंसाइनर जब सामान भेजेगा तो बस सामान का जो एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट होगा बस वही लगेगा या और भी खर्चे होंगे? प्रॉपर पैकेजिंग करेगा, लोडिंग कराएगा, जिस भी मोड से भेज रहा है, ट्रक में भेज रहा है उसका भी किराया विराया होगा, तो सब चीजों के खर्चे होंगे। तो ऐड करो, ऐड करेंगे सब लोग, ऑल एक्सपेंसेस incurred by consignor, all expenses incurred by consignor। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट। अब हमारे पास टोटल कॉस्ट आ चुकी है, 100 रुपए का सामान, 5 रुपए उस पे और हमने ऐड कर दिए, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट। पर क्या जितना गुड्स सेंड होगा उतना गुड्स रिसीव्ड भी हो जाएगा, या बीच में कुछ दिक्कत आ सकती है? तो जब वो दिक्कत आएगी तो सामान कम होगा कि बढ़ेगा? कम का मतलब क्या करेंगे? माइनस करेंगे, माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स नॉट रीच्ड टू कंसाइनी, कॉस्ट ऑफ गुड्स नॉट रीच टू कंसाइनी, उसको हम माइनस कर देंगे। अभी देखो, क्या पहले गुड्स कंसाइनी को एक्चुअल में मिलेंगे या कंसाइनी उन गुड्स की शक्ल देख पाएगा या पहले छोटू देगा? तो यहां पर हम लिख चाहे कंसाइनी रहे हैं क्योंकि रिप्रेजेंट तो कंसाइनी को ही कर रहा है ना छोटू, लेकिन एक्चुअल में बात किसकी हो रही है? छोटू की। तो मैं यहां पर हिंदी में लिख देता हूं, बात हो रही है एक्चुअल में छोटू की, लेकिन छोटू भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कंसाइनी को, उसको कंसाइनी से ही पैसे मिल रहे हैं, लेकिन अभी कंसाइनी तक सामान नहीं पहुंचा। अच्छा, हमने माइनस किया कॉस्ट ऑफ गुड्स जो कंसाइनी तक नहीं पहुंचे। क्यों नहीं पहुंचेंगे कंसाइनी तक गुड्स? एबनॉर्मल लॉस हो जाएगा, उस लॉस को हम क्या बोलेंगे? लॉस्ट इन ट्रांजिट। तो इसके पीछे की 2 वजहें हो सकती हैं। पहली वजह, गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, और क्या वजह हो सकती है? गुड्स स्टिल इन ट्रांजिट, अभी कुछ सामान पहुंचा ही नहीं है, अभी पहला लॉट आया है, दूसरा लॉट अभी आएगा, या फिर
आपने ट्रेन से भिजवाया, एक दो ट्रेन से अलग अलग भिजवाया या अलग अलग फ्लाइट से भिजवाया, एक फ्लाइट पहुंच गई, एक बाद में पहुंचेगी। दो ट्रक में आ रहा है, एक ट्रक बेचारा कहीं जाम में फंस गया, तो क्या छोटू तब तक पहुंचेगा नहीं जब तक दोनों ट्रक ना आ जाएं। पहले वाले ट्रक अगर पहुंच गया उसको तो आगे जाना ना, उसको थोड़ी इंतजार करा सकते हो। तो अभी कुछ सामान आ गया है और कुछ सामान अभी थोड़ी देर में आएगा, तब तक हमारा ईयर क्लोज हो गया है। अकाउंटिंग तो हमें क्लोज करनी पड़ेगी, तो उसको क्या बोलेंगे, गुड्स स्टिल इन ट्रांजिट। छोटू का क्या है, जैसे ही सामान आएगा वो फिर से चला जाएगा स्कूटी पे बाइक पे सामान लेने, उसको तो हमने रखा ही इसलिए हुआ है। ये थोड़ी है कि वो वेट करेगा जब तक सारी यूनिट्स नहीं आ जाती और वो ट्रक वाले और बाकी लोगों को वेट करवाएगा, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। छोटू दो चक्कर लगा सकता है, उसमें कोई टेंशन नहीं। तो वो कौन से गुड्स रहेंगे, स्टिल इन ट्रांजिट, अभी भी रास्ते में ही है। और जब हम लोग इसको माइनस कर देंगे, अब अल्टीमेटली जो सामान पहुंचेगा उसकी शक्ल कौन देख सकता है, कंसाइनी। अब हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स एक्चुअली रिसीव्ड टू कंसाइनी। अब ये एक्चुअल में कंसाइनी को मिले हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स एक्चुअली रिसीव्ड टू कंसाइनी, जो हमारा छोटू है वो खर्चे करके सामान को लेकर आ गया। अच्छा यहां पर हमने, एक सेकेंड रुक जाओ, अभी एक खर्चा यहां पर रहता है, यहां पर, या आप कंसाइनी भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही लिखे रहने दो। अभी जब छोटू पोर्ट पर, रेलवे स्टेशन पर, मेन रोड पर सामान देखेगा तो लेकर आएगा, तो लेकर आएगा तो कुछ खर्चा होगा कि नहीं होगा। उस खर्चे से सामान की कॉस्ट बढ़ेगी कि कम होगी, बढ़ेगी। तो क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ऐड करो, ऐड करो नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। अभी ये क्या होते हैं इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय कंसाइनी, और इसके आगे भी आप लिख लो, कोई आपको नोट्स किसी को चेक नहीं करवाने, छोटू। ये खर्चे कौन कर रहा है, छोटू कर रहा है। नॉन रिकरिंग एक्सपेंस क्या होते हैं बाद में समझेंगे। आपके लिए बस ये यही खर्चे हैं कि जो सामान पोर्ट पे आया वहां से सामान उठा के कहां तक लाना है, आपको गोडाउन तक लेके आना है। वो जो खर्चे कर रहा है उससे कॉस्ट गुड्स की और क्या हो गई, बढ़ गई, और कॉस्ट महंगी हो गई। अब जाके ये अल्टीमेटली गुड्स कहां पर पहुंच जाएंगे, गोडाउन में। कॉस्ट ऑफ गुड्स रीच्ड टू कंसाइनीज गोडाउन, कॉस्ट ऑफ गुड्स रीच्ड टू कंसाइनीज गोडाउन। और अब जो भी खतरा है वो कहां पर है, सिर्फ गोडाउन में, सिर्फ गोडाउन में। मुझे बताओ जी, आपके घर में अगर चूहे घूमते हैं तो वो सबसे ज्यादा कहां घूमते हैं, आपके घर में गोडाउन है। कौन है जी ये जिन्होंने घर में गोडाउन बना रखा, आपने घर पे बना रखा, कहां पर घूमते हैं, किचन में घूमते हैं। किचन में ही क्यों घूमते हैं, क्योंकि खाने पीने का सामान वहीं है, तो चूहों को भी वहीं से महक आती है कि हमारा जुगाड़ तो सिर्फ वहीं हो सकता है, और वो वहां पहुंच जाते हैं। और जो भी सामान खुला होता है, चूहे बिल्ली या कोई भी हो, वो उसको खा के पी के निकल लेते हैं, ऐसे ही होता है। तो हम मान के चलते हैं अगर हमारा खुद का ही किराने का काम है और हमारे गोडाउन में सारा सामान ही वैसा होगा, शायद आप लोगों में से किसी ने किराने के गोडाउन में विजिट किया हो, तो आपने वहां देखा होगा जो उनके वो गत्ते के डब्बे होते हैं, कार्टून वगैरह, वो तो वो कुतर ही देते हैं। अगर मान लेते हैं उसमें रिफाइंड ऑयल की बड़ी सारी थैली हैं, तो वहां पर लीकेज चल ही रही होगी। कोई गोडाउन ऐसा नहीं है जो बोले कि भैया हमारा तो एक यूनिट भी खराब नहीं होता। चावल की बोरी है तो वो भी कुतर देंगे, या कोई भी ऐसा सामान है उसको वो छोड़ने वाले तो नहीं है। क्या ये समस्या एक ही किराने की दुकान की है या सबकी ही होगी, ये समस्या तो सबको ही जूझना पड़ेगा। तो ऐसी समस्या जिससे सबको ही जूझना पड़ रहा है, अगर वो काम करना है तो जूझना है, उस समस्या को क्या बोलते हैं, तो माइनस करो। गोडाउन में अगर कोई नॉर्मल लॉस हुआ कि ये तो होगा ही होगा, उसको भी हम लोग यहां पर क्या कर देंगे, उसकी यूनिट्स को भी माइनस कर देंगे। ओके जी, हर एक चीज में कुछ ना कुछ नॉर्मल लॉस होता ही है, चाहे वो काम अच्छा हो रहा हो या बुरा हो रहा हो, जितना मर्जी बड़ा काम हो, कुछ नॉर्मल लॉस उस काम का भी होगा। अभी आप लोग सब सीएम में कर रहे हैं, ओके जी, आपका कोई नॉर्मल लॉस है कि कुछ भी नहीं है, सर हमारा तो कुछ नहीं है। आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा लॉस हो रहा है
जो सीएमए वाले हर बच्चे को इससे जूझना ही पड़ेगा, शायद बाकी बच्चे नहीं जूझ रहे होंगे। क्या क्या हैं आपके नॉर्मल लॉस? हाँ जी, कॉलेज लाइफ आप इंजॉय नहीं कर पा रहे, अब आपके दिल के दर्द बाहर आएंगे। और क्या नुकसान है आपका? घर से बाहर आना पड़ा माँ बाप को छोड़ के, ओके जी, वहां का खाना मिस कर रहे हैं, यहाँ कुछ भी उल्टा पुल्टा खाना पड़ता है, ये आपका नॉर्मल लॉस है। और क्या लॉस हो सकता है? ठंड में सुबह सुबह उठना पड़ेगा, यही सिर्फ रेगुलर कॉलेज कर लेते तो आराम से 10 बजे पहुंचना होता, 11 बजे जाओ जाओ ना जाओ और भी बढ़िया। फ्रिज मिस कर रहे हैं, अच्छा फीस मिस कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सर हम ज्यादा फीस देना मिस कर रहे हैं, हम कोई एमईटी यूनिवर्सिटी में होते तो लाखों रुपए देते, यहां तो हमसे कुछ लिया ही नहीं जाता, ये मिस कर रहे हैं। हाँ जी देख लो जी, अब बच्चे आपके पीछे पड़ जाएंगे। और क्या मिस कर रहे हो? इंजॉयमेंट मिस कर रहे हैं, कॉलेज वाले बच्चे क्लास खत्म होती है कहीं और जाते हैं। मेंटल पीस किसने बोला? अभी डिप्रेशन में जाने शुरू हो गए, 2 क्लास तो हुई है हमारी, बताओ, अभी तो वो लेवल तो आने दो। अभी आपके ऊपर मानसिक संतुलन किसने खराब किया? अभी आपका पढ़ाई ने तो नहीं किया, शायद कुछ और वजह भी हो सकती है। और बताओ जी, और क्या क्या आप लोग यहां मिस कर रहे हैं? नींद पूरी नहीं होती भाई, सुबह सुबह उठना पड़ता है, ये दिक्कत ना होती तो आराम से 12 बजे उठते, जो हमारा रेगुलर रूटीन होता है। ओल्ड फ्रेंड मिस कर रहे हैं, वो स्कूल में बच्चे थे, हमारा ग्रुप बना हुआ था अच्छा खासा, वो कोई बच्चा बिजनेस में चला गया, कोई बीकॉम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो सीएम में नहीं कर रहा, तो उन लोगों को मिस कर रहे हैं। हाँ जी, फैमिली के फंक्शंस नहीं कर सकते, यहां पर आ गए, फैमिली वहां है, फंक्शन वहां हो रहे हैं, तो ये सारी चीजें सब लोग मिस कर रहे हैं ना। मैंने तो 1-2 एग्जाम्पल बोले थे, 10 आ गए, वैसे मैं पूछूंगा 2 चीजें तो एक भी नहीं पता चलेंगी। तो ये सब आप लोगों का क्या है? नॉर्मल लॉस है। और तो कोई कुछ मिस नहीं कर रहा, कर रहे हो तो बता दो, बात यहीं तक रहेगी कि कॉलेज में कुछ और होता हो और आपका यहां नहीं हो रहा हो तो वो भी शुरू करवा देते हैं, वो आप कहीं मिस कर रहे हो। हाँ जी, क्या गर्लफ्रेंड को मिस कर रहे हो? तो वो कहां चली गई? उसको भी सीएम में करा दो, फिर दोनों एक दूसरे को मिस नहीं करेंगे। ओके जी, तो ये हमारे इनहेरेंट लॉस बन के रह गए हैं। ये तो लॉस तब तक चलेगा जब तक हम इससे बाहर नहीं आ सकते, और कुछ लॉस तो बाहर भी आ जाओ तो तभी भी आपको झेलने ही पड़ेंगे, हम कह सकते हैं आदत ही पड़ जाएगी। तो ये नॉर्मल लॉस की यूनिट्स को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली अब ये यूजेबल नहीं है, सेलेबल नहीं है, तो इसको भी माइनस कर देंगे। अब बेचने लायक हमारी यूनिट्स बचेंगी। तो लिखो जी इसके बाद, कॉस्ट ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, यही अल्टीमेटली गुड्स हैं जो अब सेलेबल है। अवेलेबल फॉर सेल डजेंट मीन कि सारे सेल हो जाएंगे, अवेलेबल हैं सेल के लिए। सब्जी वाला रेडी पे तरह तरह की सब्जियां लेके आता है, क्या गारंटी है जो वो अवेलेबल फॉर सेल सब्जी लेके आ रहा है सारी बेच के जाएगा? उसने दिखा रखी है आपको कि सारी बेच सकता हूं अगर आप लेना चाहते हैं, बिल्कुल ठीक ठाक यूनिट्स हैं बेचने लायक, लेकिन इसमें से सब तो नहीं बिकेंगी। तो अब आपको इसमें से क्या करना पड़ेगा? अपना क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए जो सेल वाली यूनिट है उनको हटाना पड़ेगा। तो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं बाद में देखेंगे, इसके आगे लिख लो प्रोपोर्शनेट क्लोजिंग स्टॉक। हम इसी का क्या कर देंगे? प्रोपोर्शनेट निकाल देंगे, प्रोपोर्शनेट क्लोजिंग स्टॉक हम लोग यहां पर निकाल देंगे। दैट्स इट। देखो जी, पूरी स्टेटमेंट बिल्कुल लॉजिकल आपको लगी कि नहीं लगी? तो बिल्कुल इसी तरीके से इस टॉपिक में हम लोग बने रहेंगे और ऐसे स्टेप बाय स्टेप मैनर में सारे वर्किंग नोट्स कैसे बनेंगे उसको सीखेंगे। नोट इट डाउन एवरीवन, प्रॉपरली नोटिंग होनी चाहिए। देखो 3-4 बार तो आपको कम से कम रिवीजन करनी पड़ेगी टिल योर एग्जाम्स। आराम से हो जाती है, एक बार तो पढ़ते पढ़ते ही हो रही है, एक बार टेस्ट में होगी, फिर एक बार कोर्स कंप्लीशन के बाद होगी, फिर आप मॉक टेस्ट 1-2 देंगे तो आपकी 4-5 रिवीजन कंफर्टेबली हो जाती है। आप लोग फाउंडेशन से आए हैं, फाउंडेशन में भी आपने कम से कम 2-3 बार तो रिवाइज कर ही लिया होगा। हाँ जी, कितनी बार रिवाइज किया था कोर्स? करा था 2-3 बार कि नहीं करा था? अच्छा, कितने हैं जिन्होंने 1 बार किया था? कितने हैं जिन्होंने 2 बार किया था? और 3 बार वाले कितने हैं? और कितने ऐसे हैं जिनका 1 बार भी नहीं हुआ था? ऐसे भी है कोई? तो फिर समझ लो आपके ऊपर श्री कृष्ण की कृपा अपार बनी हुई है,
और आई होप वो आगे भी बनी रहे, लेकिन इंटरमीडिएट में ऐसा नहीं चलेगा। यहां पर आपको 2-3 रिवीजन कंफर्टेबली बहुत अच्छे से करनी ही पड़ेगी। डन, क्लियर है सबको? चलें आगे। तो आओ जी, अब हम उस टर्म को समझते हैं जो मैंने लिखवा तो दी लेकिन अभी आपको समझा ही नहीं। वो एक्सपेंस कौन से हैं? नॉन रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब होता है रेगुलर, जो बार बार चले, और नॉन रिकरिंग का मतलब होता है नॉन रेगुलर, जो बार बार नहीं चले। मुझे बताओ, क्या छोटू को आप रेलवे स्टेशन, पोर्ट पर, एयरपोर्ट पर या मेन रोड पर ऐसे ही भेज दोगे? ऐसे बोल दोगे कि बड़ी दिक्कत हो रही होगी, यहां चलो एक चक्कर मार के आ जा, घूम के आ जा? हाँ जी, ऐसे तो नहीं बोलोगे। तो वो तभी जाएगा जब वहां से सामान आना होगा। तो ये कोई रेगुलर का खर्चा नहीं है। जब किसी लॉट ने आना है, वो 2 महीने में आए, 3 महीने में आए, तभी छोटू जाएगा। तो उन खर्चों को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। तो एक काम करते हैं, क्योंकि हमको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, कोई कंफ्यूजन ना हो, एक टेबल बनाएंगे जिसमें सारे खर्चों को हम लोग क्या करेंगे? प्रॉपरली यहां पर मार्क करेंगे। तो लिखो जी। अच्छा, उससे पहले थोड़ा सा नॉन रिकरिंग एक्सपेंस के बारे में लिख लेते हैं, जो डिफाइन है एज पर कंसाइनमेंट लॉज। नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, these are those expenses, these are those expenses, these are those expenses which are incurred, which are incurred in order to bring the inventories to their present location and condition. ऑल राइट, तो इसका क्या मतलब हुआ? ये वो खर्चे हैं जो इंकर किए जाते हैं इन ऑर्डर, इस वजह से, जिससे हम ब्रिंग कर सके इन्वेंट्री को प्रेजेंट लोकेशन। यहां पर क्या है? कंसाइनीज गोडाउन, कंसाइनी के गोडाउन पे आ पाए और प्रॉपर कंडीशन में आ पाए। उसके लिए आपको प्रॉपर मैनर में किसी भी ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू वो सामान लेकर आना पड़ेगा। दैट इज मेंट बाय नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। और रिकरिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? रिकरिंग एक्सपेंसेस लिखो जी। इट रेफर्स टू those expenses which are incurred regularly irrespective of goods received और नॉट। सामान आ रहा है, नहीं आ रहा, ज्यादा आ रहा है, कम आ रहा है, इसको कोई मतलब नहीं। ये तो खर्चा हो रहा था, हो रहा है, होता रहेगा। अगर काम करना है तो काम बंद करोगे तभी नहीं होगा। तो ये आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं। ओके जी, जो चलते ही रहेंगे जब तक आपका खर्चा है। तो लिख लो इसके आगे, दीज आर फिक्स्ड एक्सपेंसेस, these are fixed expenses to be incurred without any condition। जो इंकर होंगे ही होंगे बिना किसी कंडीशन के कि ये हो जाए तो ये खर्चा बंद हो जाएगा, क्या नहीं होगा। नोटेड। अब हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने डेफिनेशन तो पढ़ ली कि ऐसे खर्चे क्या क्या हो सकते हैं, खुद से सोचेंगे और वही हम लोग लिस्ट बनाएंगे।
तो आओ जी हम लोग 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड करेंगे। पहली कैटेगरी जिसमें हम कौन से खर्चों की बात करेंगे, कंसाइनर के। और फिर दूसरी कैटेगरी जिसमें हम बात करेंगे कंसाइनी के खर्चों की। लेकिन कंसाइनी के खर्चे 2 जगह पर हो रहे हैं। कंसाइनीज एक्सपेंसेस नॉन रिकरिंग वाले। नॉन रिकरिंग वाले बेसिकली कौन कर रहा है, छोटू। और ये कौन से हैं, रिकरिंग वाले, जो जनरली कहां पर हो रहे हैं, गोडाउन पर। बनाएंगे सब लोग फटाफट से टेबल। हाँ जी, अगर हम लोग बात करें कंसाइनर के खर्चों की, तो बताओ जी कंसाइनर बेचारा दिल्ली में कौन कौन से खर्चे कर रहा है कंसाइनमेंट से रिलेटेड। ऑब्वियसली जो वो दिल्ली में अपना बिजनेस चला रहा है उसकी हम बात यहां पर करेंगे ही नहीं, वो आगे कुछ टॉपिक्स हैं वहां पर करेंगे। बताओ जी कंसाइनर क्या क्या खर्चे करेगा इस कंसाइनमेंट से रिलेटेड। लोडिंग का खर्चा करेगा, लिखो, जो दिमाग में आ रहा है वही लिखेंगे, बट ठीक होना चाहिए। आप नाम बताएंगे मैं उसको अप्रूव करूंगा। लिखो जी लोडिंग चार्जेस। पैकेजिंग एब्सोल्युटली करेक्ट, लिखो फटाफट से पैकेजिंग। पैकेजिंग। और कौन सा खर्चा हो सकता है, किस तरीके का ट्रांसपोर्टेशन, नाम देना पड़ेगा, है तो सब कुछ ही ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट। अपने गोडाउन से शिपमेंट करने का, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कैरेज आउटवर्ड या फिर फ्रेट आउटवर्ड। या फिर फॉरवर्डिंग चार्जेस। सामान आगे जा रहा है ना, तो कुछ कुछ जगह उसको फॉरवर्डिंग चार्जेस बोलते हैं, फॉरवर्ड जा रहा है। और क्या हो सकता है, गोडाउन रेंट। ये आप मान के अगर चलते हैं कि कंसाइनर के पास भी गोडाउन है तभी होगा ना। जनरली अभी तक हमने गोडाउन वर्ड किसके लिए यूज किया है, कंसाइनी के लिए, तो क्वेश्चन भी उसी के अकॉर्डिंगली आते हैं, तभी मैं उसी बेसिस पे आपको पढ़ा रहा हूं। तो गोडाउन अभी यहां भूल जाते हैं। ऑक्ट्रॉय हो सकता है जी। और क्या हो सकता है, हाँ जी, सामान किसका है, चिंता किसको होगी सामान की, इंश्योरेंस किसको करवानी चाहिए सामान की, तो सामान का इंश्योरेंस करा के भेज रहा है। जो भी सामान जाता है उसका इंश्योरेंस होता है जनरली 95% ऑफ द केसेस पे। ऑक्ट्रॉय को हिंदी में बोलते हैं चुंगी। मतलब जब सामान एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाता है, तो जैसे टोल का काम बाय रोड होता है, तो बाकी जगह पे वो टोल वाला, टोल टैक्स का काम कौन करता है, ऑक्ट्रॉय करता है। ओके जी, आपको एग्जाम में चुंगी वर्ड नहीं आएगा, डोंट वरी, आपको ऑक्ट्रॉय आएगा। अकाउंटिंग तो इंग्लिश मीडियम में ही है, जो मर्जी कर लो। डन। तो ये सारे खर्चे हो सकते हैं जो किसको पे करने पड़ेंगे, कंसाइनर को। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो। अब हम लोग बात कर रहे हैं कंसाइनी के एक्सपेंस की। नाम तो कंसाइनी का ही चलेगा, लेकिन कौन से खर्चे छोटू करके आता है, बताओ जी छोटू क्या खर्चे करेगा। अनलोडिंग चार्जेस, अनलोडिंग होगा सामान।
अभी ये वो वाले खर्चे आएंगे जो रास्ते में हो रहे हैं, गोडाउन के अंदर वाले नहीं। गोडाउन में तो बैठा है कंसाइनी आराम से, देखी थी ना कंसाइनी की फोटो, चाहे दुकान मान लो या गोडाउन मान लो, सामान तो भरा ही पड़ा पड़ा था वहां पर, वो कंसाइनी है। तो वो वाले खर्चे इधर नहीं आएंगे, ये वो हैं जो वो सामान ला रहा है पोर्ट से, रेलवे स्टेशन से, मेन रोड से, वो खर्चे आपको बताने हैं। कैरेज इनवर्ड्स हो जाएगा। कस्टम ड्यूटी, वेरी गुड। कस्टम ऑफिसर बिना ड्यूटी दिए सामान छोड़ेगा नहीं। और कभी कभी ऑक्ट्रॉय वाला खर्चा यहां पर भी पे करना पड़ सकता है। और क्या हो सकता है, कुछ चार्जेस को वो क्या नाम देते हैं, क्लियरेंस चार्जेस। सामान क्लियर हो रहा है लास्ट लेवल पे तो क्लियरेंस चार्जेस देने पड़ेंगे। बहुत फॉर्मेलिटीज होती हैं। कभी आप ऐसे कंसाइनमेंट वाले बिजनेस में इन्वॉल्व होंगे तो आपको पता होगा। और कई तो स्टेप्स आपको लगेंगे बिल्कुल बेकार के हैं, खाम खाम पैसे लेने के तरीके बना रखे हैं या और उसको डिले करने के तरीके बनाए हुए हैं। कभी आप लोग फ्लाइट व्लाइट से गए होंगे सब लोग, या कुछ तो पक्का गए होंगे, तो आपने भी वहां ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ कुछ आपको स्टेप्स ऐसे लगते होंगे जो बेमतलब के बनाए हुए हैं। सामान यहां पर भी चेक कराओ, वहां पर भी कराओ, और इनकेस अगर आप इंटरनेशनल जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, तो वो स्टेप आपके डबल हो जाएंगे। फिर लास्ट पॉइंट पे भी आपको डिटेल देनी पड़ती है कि उस कंट्री में जो आप जा रहे हो वो कितनी करेंसी आप होल्ड कर रहे हो। पूरा एक उसके 4-5 पेज हैं जो ऑनलाइन ही होता है ऑब्वियसली, उनकी स्क्रीन्स लगी होती हैं। आप अपना पासपोर्ट नंबर डालेंगे, बाकी चीजें डालेंगे, आपकी डिटेल आ जाएंगी। फिर बस फॉर्म ही फॉर्म भरते रहो। वो 4-5 फॉर्म आप भरोगे, किस पर्पज से जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, कितनी करेंसी होल्ड कर रहे हो, बहुत फॉर्मेलिटीज हैं। वहां पर जो जा रहे हो, किस होटल में रुक रहे हो, या जिस भी पर्सन से मिल रहे हो उसका नाम लिखो। तो यहां पर भी ऐसे आपको अगर पोर्ट वगैरह से सामान आता है तो बहुत आपको कस्टम ड्यूटी और अलग अलग खर्चे देने पड़ते हैं। उनका कोई भी नाम वो रख सकते हैं, वो आपको क्वेश्चन में मिलेगा अकॉर्डिंगली। तो आपको सोचना ही है कि ये कौन कर रहा है, उसी से आप समझ जाएंगे कि ये कंसाइनर का खर्चा है, छोटू का खर्चा है, या कंसाइनी का है, और आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ओके जी। तो अगर मैं शॉर्ट में लिखना चाहूं, क्योंकि इसकी लिस्ट एंडलेस है, तो क्या लिखेंगे, तो लिख लो इसको, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस अप टू गोडाउन। सिंपल स्टोरी। डन। हाँ जी। डॉग चार्जेस किस में आएगा, डॉग चार्जेस आएंगे कंसाइनर के ऊपर, क्योंकि डॉग भी शिपमेंट के खर्चे होते हैं, तो वो भी उसी को देने पड़ेंगे। अगर ऐसा भी कोई नाम होगा, डॉग नहीं है डॉग है, डॉग नहीं जा रहा कंसाइनमेंट के साथ, कहीं आप डॉग को डुबो दो फिर। डीओसी के डॉग चार्जेस एक तरीके से जो आपका शिप होता है उसी का, जैसे वो शिप का कुछ रेंट तो है ना टोटल, उसमें आपका कंसाइनमेंट कितना है उसका पर्टिकुलर वो रेंट अलग से लेते हैं। उनका डॉग डेप्रिशिएट हो रहा है तो अकॉर्डिंगली आप रीजन है उसके डेप्रिसिएशन का, तो वो भी आपसे एक चार्ज लेते हैं, जस्ट लाइक शिपिंग चार्ज, नथिंग एल्स। क्लियर। वो जो भी क्वेश्चन में होगा हम उसको देख के समझ के ट्रीट कर लेंगे। अब आते हैं रिकरिंग वाले खर्चों में, जो हो रहे थे, हो रहे हैं, होते रहेंगे, इसको फर्क नहीं पड़ता कंसाइनमेंट आया नहीं आया, ये तो वैसे भी चलते रहेंगे। ऐसे क्या खर्चे होंगे, गोडाउन रेंट, और बताओ जी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। जनरली गोडाउन वगैरह में पावर वर्ड यूज होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी या पावर चार्जेस जो भी हो। छोटू की सैलरी का मतलब आप लिख लो इधर गोडाउन कीपर सैलरी, अगर वही गोडाउन कीपर भी है। अगर सिक्योरिटी चार्जेस, ऐसे वो चार्जेस नहीं होते क्योंकि वो रिफंडेबल होते हैं। रेंट हम लोगों ने ऑलरेडी लिख दिया, अगर उसकी जगह रेंट पे भी है, वो सिक्योरिटी देगा, एडवांस देगा, तो वो तो ऑब्वियसली रिफंडेबल है, इसलिए वो खर्चा नहीं मान सकते। क्या सिक्योरिटी चार्जेस एक्सपेंस होता है? नो, वो क्या होता है, एसेट होता है, क्योंकि वो फ्यूचर में आपको वापस मिलेगा, आपने किसी को एडवांस दे रखा है। कैसी सिक्योरिटी तो वो तो हमने गोडाउन कीपर सैलरी लिख ही दिया, गोडाउन कीपर ही है, या आप अलग से लिख लो, अगर क्वेश्चन में ऐसा होगा तो लिखो सिक्योरिटी गार्ड सैलरी।
सिक्योरिटी गार्ड भी रखा हुआ है भाई हमने, बहुत महंगा सामान है। गोडाउन कीपर पे भी शक है, वही चोरी ना कर ले तो वो सिक्योरिटी गार्ड पकड़ेगा, और दोनों मिल गए फिर भगवान भला करे, फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। या तो सीसीटीवी के कैमरे लगे हों तो वहां से कंट्रोल होगा। ओके जी। चोरी तो देखो कहीं पर भी हो सकती है। हमारी क्लास में चोरी हो गई, बच्चे सेल चुरा के ले गए, बताओ जी, ये भी नहीं पता हमें वो कहाँ यूज करेंगे। उस चक्कर में हमको एक प्यारा सा कैमरा लगाना पड़ा कि अब कैमरे की निगरानी में आप सब लोग, तो थोड़ा सा तो पता चलेगा कि क्या चीज कहाँ से इधर उधर हो रही है। ओके, देखो हम कितने इनोसेंट है, चोर को भी बताते हैं कि कैमरा लगा हुआ है, नहीं तो असूल के हिसाब से हमें बताना नहीं चाहिए सर, लेकिन हमने तो पहले ही देख लिया था। चलो जी, एनीवेज, तो प्रोजेक्टर उठा के ले गए, चलो जी, मतलब 5-6 क्लास तो वैसे ही ना हो जब तक अगला प्रोजेक्टर ना आए। तो उठानी भी हो चीज तो आपसे रिक्वेस्ट है ऐसी चीज उठाना जिससे हमारी क्लास में कोई भी दिक्कत ना है। ये बॉटल उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसी चीज उठा के लेके जाना, डस्टबिन लेके चले जाना घर, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन जो हमारी क्लास के इक्विपमेंट है वो कृपया करके यहीं छोड़ जाना, नहीं तो उससे मेरे से ज्यादा नुकसान तो आप ही का है। चलो जी, और क्या खर्चे हो सकते हैं, और क्या खर्चे हो सकते हैं? नॉर्मल लॉस तो एक यूनिट्स का खर्चा, उसको हम लोग अलग लेंगे। खर्च वो लॉस है बेसिकली, एक्सपेंस नहीं है, हम लोग बात एक्सपेंस की कर रहे हैं। हाँ जी, एडवर्टीजमेंट, हाँ जी, हाँ तो वो भी हो जाएगा। अगर अलग से पैकेजिंग हो रही है, लिख लो पैकेजिंग इस लेवल पे, तो वो भी रेगुलरली खर्चा है, वो भी हम लोग लेंगे। और बताओ जी, और ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस, आपने एक अकाउंटेंट रखा हुआ है जो गोडाउन से सामान वामान बिकता है, बिलिंग करने का काम करता है। स्टेशनरी एक्सपेंसेस, जो गोडाउन में सामान है उसमें भी डर लगता है कि कहीं चोरी वोरी ना हो जाए, तो उसकी भी हमने क्या करा रखी है, इंश्योरेंस करा रखी है। सामान आगे बेचने का किसी भी मैकेनिज्म से खर्चा, वो सब चीजें भी इसके अंदर कवर हो गई। तो दैट इज इनफ, बाकी जो भी होगा हम लोग क्वेश्चन के साथ देखेंगे। नोट इट डाउन एवरीवन। चलो जी, अब हम लोग बातें करते हैं। हम लोगों ने बातें कर ली एक वर्किंग नोट की, कौन से वाले, कंसाइनमेंट स्टॉक की, इसकी हमने पूरी बातचीत कर ली। अब हम बातचीत करेंगे किसकी, एबनॉर्मल लॉस की। आओ जी देखें एबनॉर्मल लॉस कैसे कैलकुलेट होते हैं, किस नेचर के हो सकते हैं, एवरीथिंग वी विल डिस्कस। तो पुट द हेडिंग एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉसेस। हाँ जी, ऑनलाइन बच्चे सब पढ़ रहे हैं कि सो गए आधे? सर पढ़। चलो जी, वेरी गुड। बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? सर पढ़ रहे हैं। सबको हमने ऑडियो का ऑप्शन दिया हुआ है, सब बातें कर सकते हैं, जैसे हम लोग यहाँ क्लास में बातें कर रहे हैं वैसे आप मेरे साथ कर सकते हैं। ओके जी, तो एबनॉर्मल लॉस की अगर हम लोग बात करें, ये कौन सा लॉस है? क्या इस लॉस को पूरी का पूरा इंडिया झेल रहा है या आपने ही ये लॉस झेला है? हम ही ने झेला है। हमारे एरिया में फ्लड आया, फायर लगी या कुछ भी हुआ तो लिखो दिस इज अ लॉस which is caused due to some abnormal factors like fire, theft, earthquake, फ्लड एक्सेट्रा। तो ये सब चीजें होंगी, मतलब क्या हो गया, आपका एबनॉर्मल लॉस हो गया। एबनॉर्मल लॉस may occur either before the goods
बिफोर द गुड्स रीच्ड टू कंजाइनी, या तो कब हो सकता है, जब कंजाइनी तक पहुंचे ही ना, तो मतलब लॉस इन ट्रांजिट। और आफ्टर द गुड्स रिसीव्ड बाय कंजाइनी, मतलब लॉस इन कंजाइनीज गोडाउन। ये दो प्लेसेस हैं जहां पर ये लॉस हो सकता है, और हमको दोनों का वैल्यूएशन यहां पर सीखना पड़ेगा कि पहली सिचुएशन में लॉस हुआ तो कितना लॉस होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, और दूसरी सिचुएशन में हुआ तो कैसे हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे। इतना आपको ऑलरेडी पता है कि कौन सी वाली प्लेस पर लॉस ज्यादा भारी पड़ेगा, गोडाउन वाली पे, क्योंकि वहां पर कुछ खर्चे और भी हो चुके होंगे, तब जाके नुकसान होगा। मतलब आपने मोबाइल खरीदा, मोबाइल में कवर चढ़वाया, स्क्रीन गार्ड चढ़वाया, रिचार्ज भी करा दिया, और अब जाके आपका मोबाइल चोरी हुआ। और दूसरी कंडीशन, मोबाइल नया नया लिया था, कुछ नहीं चढ़वाया था, सीधा चोरी हो गया। किस में ज्यादा दुख होगा? पहली वाली सिचुएशन में सब कुछ करवा लिया था, अब तो ओके, अब तो प्रॉपर वर्क करने लायक हमारा फोन बन चुका था, सब, उसके ऊपर भी 2000 का खर्चा कर दिया था, तो अब वो और महंगा हो चुका था। चलो जी, तो लिखते हैं, पुट द हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ abnormal loss, calculation of abnormal loss during transit। ड्यूरिंग ट्रांजिट रास्ते में होने वाला एबनॉर्मल लॉस की पहले तो कैलकुलेशन सीखते हैं कि कैसे होगा, कैसे उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। देखो, स्टार्टिंग अब आपको हमेशा वहीं से करनी है जो सामान भेजेगा, और सामान कौन भेज रहा है? कंजाइनर भेज रहा है। तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स लॉस्ट ड्यूरिंग ट्रांजिट। जो आपका सामान खोया है उसकी रॉ कॉस्ट कितनी थी, मतलब उसकी फर्स्ट प्लेस पे कॉस्ट कितनी थी। वो 100 रुपए का था, 100 का ही भेजा था ना कंजाइनर ने, तो वो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे। फिर क्या बस हमारा यही नुकसान हुआ? क्या नुकसान हुआ? और कौन से एक्सपेंस? कंजाइनर के एक्सपेंस। कंजाइनर ने उसकी पैकेजिंग करी, उसको ट्रेन पे चढ़ाया, कुली को पैसे दिए, वो सारे खर्चे भी तो हुए। ट्रेन का किराया भी, जब सारी यूनिट्स पे जा रहा है तो उन 5-10 यूनिट पे भी तो कुछ तो किराया बनता है, 10 रुपए 20 रुपए, ऐसा थोड़ी कि वो फ्री के थे, उन पे भी पैकेजिंग हुई थी। तो हम लोग इसमें ऐड कर देंगे क्या? कंजाइनर्स प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस। कंजाइनर्स प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस। तो मान लेते हैं कंजाइनर ने जो खर्चा किया था टोटल सामान भेजने में, वो 5000 रुपए का खर्चा हुआ था, पैकेजिंग का भी, रेलगाड़ी का भी, सबका। और उस 5000 के खर्चे में लेट्स सपोज 1000 यूनिट्स जा रही थी, और कितनी खो गई रास्ते में? 100 यूनिट खो गई। तो मुझे बताओ, वो 5000 के खर्चे में से उन 100 यूनिट पे कितना खर्चा बनेगा? 500 बनेगा। जब 1000 की यूनिट में से 100 खोई, मतलब 1/10 खोई, तो 5000 के खर्चे में भी से तो 1/10 मतलब 500 का ही खर्चा उस पर एलोकेट किया जाएगा। ये बात सबको समझ में आती है? अब ये कॉमन सेंस वाली बातें हैं। इसका अगर कोई अकाउंट्स की बुक में फॉर्मूला लिख देगा तो आप उसको सीधा रट नहीं सकते कि सर हमने तो फॉर्मूले रट लिए, हम एक्सपर्ट बन गए। ओके, फॉर्मूले किसने बनाए हैं? फॉर्मूले को इंसान ने बनाया, इंसान को फॉर्मूले ने नहीं बनाया। ओके, सुनिए, एक मूवी देखी थी ना आपने, वो कोई मिल गया, उसमें वो बोलता है, जो कंप्यूटर की क्लास चल रही होती है, क्या बोलता है? सर इंसान ने कंप्यूटर को बनाया, कंप्यूटर ने इंसान को नहीं बनाया। तो जो आपका काम इंसान कर सकता है वो कंप्यूटर भी नहीं कर सकता। तो जो काम आपका दिमाग कर सकता है वो ये फॉर्मूले कुछ नहीं कर सकते। फॉर्मूले तो हम लोग खुद क्लास में सारे बना लेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो अब आपने जो आंसर मुझे दिया 500 रुपए, कहीं ना कहीं आपने भी फॉर्मूला बना लिया, खुद ही फॉर्मूला आप लोगों ने यहां बना लिया। देखते हैं आपने क्या फॉर्मूला बनाया। आपने पहले कंजाइनर के पूरे खर्चे लिखे, जो कि कितने थे? 5000 लिखे। फिर आपने देखा 5000 तो कितनी यूनिट पे हैं? 1000 यूनिट पे हैं।
तो आपने डिवाइड कर दिया टोटल यूनिट सेंट, और आपने देखा मुझे कितनी यूनिट्स की बात करनी है, जो यूनिट्स लॉस्ट हो गई, तो आपने न्यूमरेटर में क्या लिख दिया, लॉस्ट यूनिट्स। देखो जी अब आपका आंसर 500 आएगा कि नहीं आएगा। आपने 5000 के खर्चे को क्या करा, आपने कहा 100 यूनिट खोई हैं और 1000 भेजी गई थी, तो ये आपने सॉल्व करा तो कितना हो गया, ये अपने आप 500 आ गया। यही तो काम आपने किया है। नाउ दिस इज अ पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन, आपको एग्जाम में ऐसे एक्सप्रेस करके आना है। ये अब आपका मल्टीपल चॉइस वाला पेपर नहीं है कि सीधा टिक कर दिया 500 पे और सारे कर्म आपके ठीक हो गए। यहां पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। वर्किंग नोट्स अगेन बिकम पार्ट ऑफ योर आंसर, उसके भी 2 नंबर 3 नंबर 4 होंगे, तभी मिलेंगे जब प्रेजेंटेशन आपकी प्रॉपर होगी। सबको ये फॉर्मूला क्लियर है, यस और नो? समझ में आया कैसे क्रिएट हुआ? कुछ भी नहीं है फॉर्मूले वाली बात, जस्ट इट इज अ पार्ट ऑफ योर कॉमन सेंस। चलो जी, रास्ते में ही खोया था और रास्ते तक के सारे खर्चे ले लिए। क्या और भी इसमें कुछ ऐड करने की जरूरत है या हो गया जो ऐड करना था? क्या छोटू जो खर्चे करके लेकर आ रहा है, वो जो बाइक पे ला रहा था, क्या वो भी ऐड कर दूं? या छोटू तक तो अभी ये सामान दिखा ही नहीं, छोटू को तो ये सामान दिखा ही नहीं, छोटू तक तो बात ही नहीं पहुंची, अभी तो रास्ते में ही डूब गया सामान। तो बस यहीं तक हमारा ये खर्चा कैलकुलेट होगा। तो लिखो कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस ड्यूरिंग ट्रांजिट। दिस विल बी अवर वन ऑफ द वर्किंग नोट, जो हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये अच्छे से आना चाहिए। ऑल राइट, ओके जी। नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस इन कंसाइनीज गोडाउन। कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस अब कहां पर हो रहा है, कंसाइनी के गोडाउन में। तो शुरुआत तो बिल्कुल शुरुआत से ही होगी। सबसे पहले गुड्स कहां से चले थे, कंसाइनर के पास से। तो लिखो कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स सेंट, कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स सेंट। 100 रुपए के गुड्स चले, 5 रुपए का और खर्चा हुआ, अगेन ऐड करो कंसाइनर्स प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस। कैसे कैलकुलेट किया था, कंसाइनर्स एक्सपेंसेस मल्टीप्लाई बाय किस पे, टोटल यूनिट सेंट पे। हमको कौन से खर्चे चाहिए, जो लॉस्ट हुए, लॉस्ट यूनिट्स। डन। अभी कंसाइनी कहां से आ गया गेम में? अभी तो हम लोगों ने जो कंसाइनर ने सामान चढ़ाया है रेल पे, एयरवेज पे, ट्रक पे, वो वाले खर्चे लिए। क्या सीधा छोटू के पास सामान पहुंच जाएगा या रास्ते से होकर पहुंचेगा? तो पहले रास्ते के तो खर्चे ले लो। अभी तो बिल्कुल सेम पिछली वाली सिचुएशन तक पहुंचे हैं। क्या यहीं पर एबनॉर्मल लॉस हुआ है हमारा सेकंड केस में? यहीं पर हो गया कि आगे जाके होगा? तो अभी आगे भी कुछ खर्चा लगेगा कि नहीं लगेगा? अभी तक तो गोडाउन में पहुंचा ही नहीं, पोर्ट तक पहुंचा। आप कौन सा खर्चा लगेगा? आप किसका खर्चा लगेगा? कंसाइनिंग का लगेगा या किसी और का लगेगा? छोटू का लगेगा। हालांकि छोटू कंसाइनी को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन वो खर्चा कौन करके आएगा? छोटू। कंसाइनर के तो खर्चे हो गए पूरे, तो छोटू के खर्चे को कौन सा खर्चा कहते हैं? ऐड करो कंसाइनीज नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, और प्रोपोर्शनेट लिख लेना, ऐड करो प्रोपोर्शनेट कंसाइनीज नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। और यहां लिख लेना कि भैया ये खर्चा एक्चुअल में छोटू करता है। अब ये खर्चा कैसे कैलकुलेट होगा? क्या कंसाइनी
का नॉन रिकरिंग एक्सपेंस, बल्कि छोटू का खर्चा सारा का सारा बर्बाद हो गया खर्चा। हाँ जी, कहाँ गया हमारा छोटू? आओ जी देखते हैं। ये जा रहा छोटू। जब छोटू यहां से जा रहा था तो साथ में आपको कार दिख रही है कि नहीं दिख रही, और बिल्कुल टकराने वाली है कि नहीं टकराने वाली? कार थोड़ी सी साइड से लग गई छोटू को, मतलब छोटू को नहीं, जो छोटू ने बास्केट पकड़ी हुई है उसको, और बास्केट हिल गई और यहां से कुछ सामान क्या हो गया? कुछ सामान यहां पर गिर गया। अब सामान ऐसा है गिरते ही खराब होने वाला। 4-5 यूनिट यहां पर गिर गई। क्या सारा खर्चा बर्बाद हो गया जो 100 रुपए इसको देने हैं, ऐसा माना जाएगा? या कुछ खर्चा तो 100 रुपए में से बच गया, लेकिन कुछ खर्चा भी इसके साथ साथ बर्बाद हो गया। ये देखो जी, यहां कंटेनर गिर गए, तो 100 रुपए में से कुछ खर्चा भी हमारा वेस्ट हो गया। तो उस खर्चे को हम लोग यहां पर हटाएंगे। कंसाइनीज नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, टोटल खर्चा कंसाइनी ने कितना किया, डिवाइड करेंगे जितनी उसको टोटल यूनिट्स मिल गई थी, टोटल यूनिट्स रिसीव्ड, और ऊपर क्या लिखेंगे? अगेन जो यूनिट्स उससे लॉस्ट हो गई। और तब जाके हमारे पास क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस इन कंसाइनीज गोडाउन। इन कंसाइनीज गोडाउन। हाँ जी, बात सबको समझ में आती है? यस और नो? बोथ थिंग्स आर क्लियर। एबनॉर्मल लॉस जब रास्ते में होगा तो कैसे कैलकुलेशन होगी, और वो क्यों हम ऐसे ही कर रहे हैं। एंड सिमिलरली जब वो लॉस कहां पर होगा? गोडाउन। जब वो लॉस कंसाइनी जो लेकर आ रहा होगा तब अगर वो लॉस होगा। ओके जी, अब हम लोग चलते हैं आगे। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे सब लोग, नॉर्मल लॉस। नेक्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे? नॉर्मल लॉस। अब नॉर्मल लॉस कौन सा लॉस होता है? ये वो लॉस होता है जो होगा ही होगा, उस बिजनेस की इनहेरेंट लिमिटेशन है। वो बिजनेस करते हो तो ये काम तो आपको झेलना ही पड़ेगा। तो लिखो, दिस इज अ लॉस विच इज अकर्ड ड्यू टू इनहेरेंट नेचर ऑफ गुड्स। उन गुड्स की अंदरूनी नेचर ही ऐसी है कि उसमें यह दिक्कत आती ही आती है। कुछ केमिकल्स होते हैं, आप लेके आते हो 1 किलो या 1 लीटर के हिसाब से, वो अपने आप ही उड़ जाएगा। पूरा सील पैक भी हो वो डब्बा, वो कहीं ना कहीं इवेपोरेट करता है। आप देखते हो ना, ठंडा पानी बोतल में डालते हो तो बोतल के बाहर फील होने लग जाता है। होता है कि नहीं होता? बाहर भी वो पानी, आप ठंडी वाटर बॉटल कोल्ड एकदम टेबल पे रखो, थोड़ी देर बाद देखोगे टेबल पे पानी पानी आ रहा होगा। देखा कभी किसी ने? कहां से आ गया जी? बोतल तो बंद है, नीचे से भी बंद, ऊपर से भी बंद, पूरी क्लोज्ड है, तभी भी इवेपोरेट हुआ कि नहीं हुआ? तो वो उसका इनहेरेंट नेचर है। नॉर्मल वाटर रखा हुआ है, इसको आप 1 महीने बाद भी देखोगे, क्या ये कम होगा? नहीं कम होगा, एज इट इज पड़ा रहेगा। तो आउटसाइड फैक्टर की वजह से भी कभी कभी हमारा कुछ नुकसान हो सकता है, इवेपोरेशन हो सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल लॉस बोलते हैं। लिखो जी एग्जाम्पल, इवेपोरेशन, नॉर्मल लीकेज, स्पॉइलेज एक्सेट्रा। नॉर्मल लीकेज, स्पॉइलेज एक्सेट्रा, बहुत टाइम तक आप सामान को नहीं यूज करते, नहीं सेल होता, वो पड़ा पड़ा भी क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। वो नॉर्मल लॉस है, आप 100% सेल नहीं कर पाएंगे। तो इसको ट्रीट कैसे करें हम अपनी अकाउंटिंग में? हमने एबनॉर्मल लॉस तो समझ लिया, एबनॉर्मल लॉस कैसे कैलकुलेट होता है हमने वो तो समझ लिया, लेकिन नॉर्मल लॉस को हम ट्रीट कैसे करें? जब हमने ये पढ़ लिया कि एक्चुअल में तो लॉस है नहीं, ये तो सबके साथ ही है, तो उसको लॉस नहीं माना जाता। क्या आप रोज दुख मनाने लग जाते हो कि हमारी कॉलेज लाइफ मिस हो रही है, हमको इतना पढ़ना पड़ रहा है या आगे और पढ़ना पड़ेगा? या अब आपको पता है कि भाई यहां पर आए हैं तो ये तो करना ही है, सब कर रहे हैं, इससे तो कोई दुखी नहीं होता। तो इसकी आपको कोई अकाउंटिंग एज सच नहीं करनी पड़ती, लेकिन आपको कुछ ऐसा करना पड़ता है
कि बाय डिफॉल्ट उसकी अकाउंटिंग हो जाती है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अब एक इंडस्ट्री होती है जिसका नाम क्या है, मार्बल इंडस्ट्री। मार्बल इंडस्ट्री के कुछ रूल्स हैं। क्या रूल्स हैं? मार्बल का मतलब मार्बल एंड टाइल्स इंडस्ट्री। आप लोगों ने कभी घर पे टाइलों का काम कराया हो, वॉशरूम में, आजकल तो रूम्स में भी टाइल्स लगती हैं, या मार्बल्स का काम कराया हो, और ये आप अपने पेरेंट्स के साथ किसी के साथ वो टाइल्स लेकर भी आए हो। टाइल्स आती है ना बॉक्स के अंदर साइजेस के हिसाब से। तो क्या सारी की सारी टाइल बिल्कुल ठीक निकलती हैं जब आप घर पे खोलते हो, या कुछ तो वो लेबर के लगाने से पहले ही बोलते हैं ये देखो साहब पहले ही टूटी हुई है, मुझे बाद में मत बोलना। एक दो टाइल बीच में टूटी हुई मिलती हैं, और उसमें वो बेचारा दुकानदार भी क्या करे, क्या वो अपने वहां पर बना रहा है, दिल्ली में बना रहा है? नहीं, वो तो पता चल रहा है कहीं राजस्थान से कहीं और से आ रही है, ट्रकों में आके सामानिया लोड होता है। तो वहां पर बन रही थी तब तो ठीक होगा, अब ट्रक आ रहे हैं दिल्ली, आपको पता है हमारे यहां सड़कों की हालत कैसी है, ट्रक थोड़े हिलेंगे डुलेंगे, टाइल जो है कहीं पर भी चटक सकती है और वो टूट सकती है। ओके जी, तो द थिंग इज, अब ये लॉस जो है वो कौन बियर करे? दुकानदार करे जिससे आप लाए हैं, आप एक कस्टमर, वो बियर करें कि कौन करे? कस्टमर को बियर करना पड़ेगा। तो इस इंडस्ट्री में जनरली क्या चलता है, मान लेते हैं हम एक बॉक्स लाए टाइल का, आपने टाइल पसंद करी अपने हिसाब से, और वो एक बॉक्स में कितनी टाइलें हैं, वो मान लेते हैं हम लोग 10 टाइल्स हैं। अलग अलग बॉक्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि 4 ही होती हैं। जो छोटी छोटी टाइल्स आती हैं वो 10 टाइल्स का भी बॉक्स आता है। छोटी टाइल्स भी लगती है ना, एक तो होती है जो बहुत बड़ी होती है, जो जनरली फ्लोरिंग पे लगती हैं, और एक होती है वो छोटी छोटी जो वॉशरूम्स वगैरह में लगती हैं। आजकल तो हालांकि वहां पर भी बड़ी लगती हैं, उन्हीं का ट्रेंड ज़्यादा चल रहा है। तो इन एनी केस हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं सिंप्लिसिटी के लिए कि वो 10 टाइल है। ओके जी, और ये जो बॉक्स है ये कितने रुपए का? ये है 1000 रुपए का। तो अभी जब ये बॉक्स आप लेकर आ रहे हैं उस दुकान से स्कूटी पे आके रख के, तो अब आपको ये एक टाइल कितने की पड़ती हुई दिख रही है? आपने भी तो अपना माइंड उसी हिसाब से बना के पेमेंट करी होगी। अभी आपको एक टाइल कितने की पड़ती हुई दिख रही है? 100 रुपए की। और अब आप घर आए, सारी टाइल्स आपकी आ चुकी हैं, अब लेबर काम करना शुरू कर रही है, तो उसने देखा ये जो बॉक्स है इसके अंदर कितनी टाइल खराब है, टूटी हुई निकली, खराब निकली, वो थी 2 टाइल। ये ब्रोकन टाइल्स निकली। तो अल्टीमेटली अब आपकी कितनी टाइल्स ठीक हैं? 8 टाइल्स हैं काम करने लायक। तो अब आपको पर टाइल कितने की समझ में आ रही है? अब 1000 का पूरा खर्चा कितनी टाइलों पे लगेगा? 8 रुपए पे। तो कितना हो गया? 125। तो आपकी एक टाइल 25 रुपए महंगी हो गई कि नहीं हो गई? सर हम तो उससे लड़कर आएंगे और वापस करवा के आएंगे 2 टाइल, और 2 दूसरी लेके आएंगे। तो इस इंडस्ट्री का रूल ही ये होता है, वो आपको उसी टाइम बता देगा अगर आप पूछोगे, और नहीं भी पूछोगे तो बाद में वो आपके साथ लड़ाई झगड़ा खुद करने लग जाएगा अगर आप वापसी करवाओगे। और ये रूल होता है कि अगर हमारे बॉक्स में किसी का 10% रहता है, किसी का 20% रहता है, टाइल खराब निकली तो वो हम नहीं लेंगे, अगर उससे भी ज्यादा खराब निकली तो हम ले लेंगे। मतलब 20% तो वो भी मान के चलते हैं, तो नॉर्मल लॉस है। अगर आपको जितनी टाइल लेबर बोल रही है लगवानी है तो 1-2 डब्बे फालतू लेके जाना, कि बाद में दिक्कत ना आए कि ये वाला आपको कलर स्कीम नहीं मिल रहा है, ये टाइल नहीं मिल रही, आपका पूरा कॉम्बिनेशन बिगड़ गया। आप पहले ही एक्स्ट्रा लेके जाना, क्योंकि अगर हर बॉक्स के हिसाब से 2 टाइल खराब निकलेंगी तो 2 तक मैं नहीं लूंगा, उससे ज्यादा निकलेंगी तो वो मेरी जिम्मेदारी है। तो ऐसे लॉस को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉर्मल लॉस। ये तो मान के चलो होगा ही होगा, नहीं हुआ तो अच्छी बात है, नहीं तो ये बिल्कुल हो सकता है। ओके जी, तो इससे क्या हुआ, मेरी जो पर यूनिट कॉस्ट थी वो बढ़ गई। क्या मेरा टोटल खर्चा बढ़ा? नहीं जी, वो तो पहले भी 1000 था और अभी भी 1000 ही है, लेकिन पर यूनिट मेरी कॉस्ट बढ़ गई। तो आओ जी अब हम लोग इसको लिखते हैं। नॉर्मल लॉस इज treated as a part of cost, by inflating the cost per unit। आप कॉस्ट पर यूनिट को क्या कर देते हैं? इन्फ्लेट कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। एंड यहां पर लिखेंगे thus no separate journal entry is passed for such a loss। इस लॉस के लिए कोई भी अलग से आपको जर्नल नहीं करना पड़ता, वो अपने आप ही उसके अंदर
आपकी कैलकुलेशन का पार्ट बन जाता है, बिकॉज हम बाकी की कॉस्ट में उसको ले लेते हैं, इसलिए आपको उसका कुछ भी काम अलग से नहीं करना रहता। क्लियर हुई ये बात सबको, यस और नो? ओके, तो हम लोगों ने क्लोजिंग स्टॉक का वर्किंग नोट डिस्कस करा, हम लोगों ने एबनॉर्मल लॉस का भी कर लिया, और साथ में जो आपका कमीशन वाला पार्ट है वो भी हमको पता है कैसे कैसे निकालते हैं। अब तो हम स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस पे आ सकते हैं, जो हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से, और कुछ अकाउंटिंग मतलब जर्नल एंट्रीज एंड लेजर अकाउंट्स कैसे कैसे बनेंगे इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर एंड कंसाइनी, एवरीथिंग वी विल कवर इन द नेक्स्ट क्लास। इसको सब लोग अच्छे से करके आएंगे रिवाइज, और पहले तो अगली क्लास में तीनों वर्किंग नोट पे बेस्ड ही हम कुछ ना कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ऑल राइट, कोई भी डाउट है वो सब बच्चे रुकेंगे, और जिनकी आज पहली क्लास थी वो तो पक्का मिलके जाएंगे। कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड एवरीवन।